डीपीपी थर्ड का, डीपीपी थर्ड का फिफ्थ वाला जल्दी से करते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे यार लेकिन क्या बहाना था कि टेस्ट था और फिर कल क्लास थी, क्लास के बाद फिर ये तो एंडलेस बहाने हैं। वो मैथ्स का भी नहीं किया होगा मुझे पता है, मतलब वो बस केवल डीपीपी थ्री का फिफ्थ। अरे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था, आंसर मैच नहीं। कॉइल सर्टेन रेडियस है 100 टर्न, सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 15, सर्टेन रेडियस हैज समथिंग टर्न, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सेकंड सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न। अब ये सिमिलर किसके टर्म्स में सिमिलर बोला है पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब पता अब बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्म्ड नहीं है कि बाकी चीज़ें क्या है, तो जो नहीं इन्फॉर्म्ड है उसको मैं अगर सेम मान लूँ तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर, बट वो पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया है कि क्या चीज़ सिमिलर बोला है, तो हम अज्यूमिंग सिमिलर बोल रहे होंगे शायद डायमेंशन के टर्म्स में कि रेडियस सेम है, लेंथ वाले टाइप की जो भी चीज़ें सेम है। तो एल जो प्रोपोर्शनल है वो एन स्क्वायर के है। अच्छा, हैज 100 टर्न्स, ये जो हमारा एन होता था ये होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर जैसा कुछ होगा, राइट। मैं बस केवल उस बेसिस पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं एल जो है वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है क्योंकि और कुछ नहीं गिवन है। तो पहले इन्होंने एल दिया है 15 और 100 टर्न्स है, हमें वो वाला एल पूछा है जब नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए 500। अगर इससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। ये आया ये 1/25, तो एल 15 × 25 जितना भी होता है ऑप्शन, यार यही होना चाहिए। यार मैं बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा सा, क्योंकि जब नहीं गिवन होगा चीज़ें तो फिर हमें वो मानना पड़ेगा वो सिमिलर है, सिमिलर टर्न। ओके आगे बोलो। फोर्थ ऑफ डीपीपी थ्री, एल दिया गया हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। यार हमें जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर पता है, उसके फॉर्मूले में हमें पता है एल डी आई बाई डी टी जैसा कुछ होता है। एल हमारी इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो मुझे एल दिया गया है इन्होंने, अच्छा एल ही है, एल का काम एल करना है, कुछ एक अजीब सा ग्राफ दिया गया है। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो डी आई बाई डी टी निकाल ले यार, क्यों इंटीग्रेट क्या करे डी आई बाई डी टी। अगर मुझे आई वर्सेस टी का ग्राफ दिया गया और वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप जीवन भर कांस्टेंट ही है। अगर आई वर्सेस टी का जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन लिख ले, मतलब वो है अलग, ये ऐसा कुछ है जो भी टाइम पास है ना, ये आई नॉट दिया गया है और टाइम दिया गया है, टोटल यहां तक टी है। हमें किसी भी एक लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं तो मतलब सिमेट्री से t/4 है, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप है आई नॉट अपॉन t/4, है ना। यही तो डी आई बाई डी टी है डायरेक्टली, इसका पॉजिटिव है इसका निगेटिव है ना। तो डी आई बाई डी टी पूछा है तो 4 आई नॉट अपॉन टी हो जाएगा मेरे हिसाब से। प्लस माइनस ऑप्शन में नहीं है तो दिमाग में नहीं लगाना कि वो वैसे माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो फोर्थ एरिया कहाँ से दिमाग में आया, एरिया, क्योंकि आई वर्सेस टी का एरिया तो मुझे चार्ज देता है, इंटीग्रेशन आई डी टी जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व जैसा अगर तू बात करना चाह रहा है तो वो तो मुझे चार्ज देता है ना। नहीं कहाँ से आया एक बार बता, मतलब जस्ट एरिया निकालना है क्योंकि आंसर मैच हो रहा होगा कुछ ऐसा। नहीं मतलब हाँ पहले दिमाग में वही आया। क्यों, बस सवाल तो यही है ना, गलत चीजें दिमाग में क्यों आ रही हैं, है ना। तो फॉर्मूला नहीं समझ में आया, वो कुछ है नहीं, डी आई बाई डी टी वाला फॉर्मूले से देख लो कि क्या कहानी है। अगर वो कुछ अजीब सा होता कि यही ग्राफ कुछ अजीब सा होता कि जहाँ पे स्लोप वेरी हो रहा था तो फिर वो बोलते कि किस जगह पे बताओ, क्योंकि अगर स्लोप वेरी हो रहा है तो जहाँ पे मैक्सिमम स्टीपनेस होती वहाँ पे डी आई बाई डी टी मैक्सिमम होता, फिर वहाँ पे हो जाता। और बोलो एट्थ, क्या तुम्हारी और मेरी किताब सेम है? ओके एट्थ, देन प्लॉट द इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम फॉर द कॉइल। देख आई वर्सेस टी का ग्राफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो है एल डी आई बाई डी टी, एल तो कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी इस वाले जो लाइन है जो भी है ये, इसमें डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, मतलब दो पार्ट है ना इसके, एक ऐसा वाला पार्ट है और एक ऐसा वाला पार्ट है। स्टीपनेस इसकी ज़्यादा दिख रही है वैसे, मतलब पता नहीं यार उससे फ़र्क पड़ नहीं रहा है शायद, ये स्टीपनेस ज़्यादा दिख रही है, तो इसका डी आई बाई डी टी नेगेटिव है।
माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, बट स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का डी आई बाई डी टी मतलब स्लोप बेसिकली कांस्टेंट होगा, तो पक्का एक तो 100% ग्राफ सेकंड नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो जीरो दे दिया है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? अच्छा अब यार देख, एक पोर्शन में नेगेटिव पहले है फिर पॉजिटिव है, तो फिर ये माइनस आई थिंक कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। वो ये समझ में आ गया कि ऊपर नीचे होगा, आइडियली वैसे ये सब देना नहीं चाहिए क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, बट अगर गिवन है तो फिर हम ये माइनस प्रॉपर्ली इज्जत से लेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी। तो पहले वाले पोर्शन में ये नेगेटिव है तो और कांस्टेंट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड वाले पोर्शन में वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से पहले पॉजिटिव थर्ड वाला हो जाएगा, है ना। एनी अदर एक्सरसाइज डीबीबी में कोई और है ना? टाइम पास आसान ही प्रॉब्लम है शायद फिर तो। एक्सरसाइज में 67 के पहले कोई 40 58 इन अ प्रीवियस प्रॉब्लम। अगर तुझे 57 आ गया तो 58 में कैसे तकलीफ हो सकती है? 57 आ गया है तो फिर वो सेम चीज को रिपीट आई की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। A1 यार किसी का मैच हुआ है क्या ये वाला? नहीं ये दूसरा वाला 658 वाला हुआ है। ओके विधि एक बार तू ही बता, देखते हैं गलती क्या है, पता लगेगा। करंट हमारा है पीछे, करंट को उल्टा करा है, मतलब आई करा है ये। यार प्लीज चुप। 5 एम्पियर और डी आई बाई डी टी के बारे में क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बोल रहे हैं कि डायरेक्शन वही है और कुछ नहीं बोला है, तो मैं वही वाला डी आई बाई डी टी ले रहा हूँ जो ऊपर वाले प्रॉब्लम का है। मतलब डी आई बाई डी टी इज स्टिल डिक्रीजिंग, तो कहना है इसे -10⁻³ लिया होगा। गड़बड़ हो गई? अच्छा समझ गई। तो मतलब मेरे हिसाब से वही मैं बोल रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन हो सकता है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की डायरेक्शन से डिपेंड नहीं करता। अगर ये उल्टा हो रहा है तो ऐसा नहीं कि करंट बढ़ने लगेगा, वो कोई और डिटरमाइन कर रहा है कि बढ़ेगा कि कम होगा, है ना। तो वो माइनस लेना है, उसको लिख दो। और आगे बोलो 6-7 यार फैंसी वे ऑफ सेइंग। हाँ सेल्फ इंडक्टेंस वेरी क्लोज, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू when 4 current pass through them. Find the maximum mutual inductance of the two. या दोनों को ऐड कर दो, नहीं फाइंड द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा रूट L1 L2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और रूट ले तो कितना आएगा? 200। आंसर 200 है ना। एक यार अजीब सा फालतू फार्मूला बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूछ लिया ऐसे सब, है ना। अब यार 2-3 चीज़ें सुन लो, फालतू सवाल है ये बिल्कुल ही, ठीक है, बट सुन लो एक बार। तो हमने क्या बोला है, ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम बनते नहीं है, ज़बरदस्ती प्रॉब्लम है। क्या क्या है? एक है इंडक्टर का जो फॉर्मूले है वो रेजिस्टर जैसे होते हैं कि अगर मेरे पास दो इंडक्टर सीरीज में है L1 L2, तो इसका L इक्विवेलेंट जो होगा वो L1 + L2 होगा। जस्ट इन केस ऐसे वाले प्रॉब्लम्स बहुत पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी अगर कहीं फालतू पेपर में पूछ लिया तो ये इसका फॉर्मूला वही पुराना वाला, ठीक है। मतलब कुड बी मोर, तो यहाँ पर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। एक और चीज होती है, ये देखो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो लोगों की प्रॉपर्टी है, मतलब दो कॉइल्स या दो सेटअप की प्रॉपर्टी है। तो एक चीज और होती है कि जब हम अगर आइडिया क्या है कि सपोज ये इंडक्टर है ऐसा वाला, एक दूसरा इंडक्टर ऐसा वाला, ठीक है। अगर ये अब जैसे स्टेटमेंट समझना ध्यान से कि क्या लिखा है, 2 coils of self inductance 100 and 400 मिली हेनरी आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, फाइंड द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब दो लोग बिल्कुल बहुत पास रखे, एक्चुअली इसके अंदर ही टाइप ऑफ चीज होती है, तो अगर ये दो रखे होते हैं तो इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो होता है रूट L1 L2 के बराबर। अच्छा मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है बेसिकली फॉर्मूला कि मतलब ये फॉर्मूला है क्या कि अगर दो कॉइल्स बहुत पास रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही पास मतलब एक्चुअली एक का फ्लक्स पूरा दूसरे में जा रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमने करा इसका जितना भी फ्लक्स है वो पूरा यहाँ से अगर फ्लक्स पास हो रहा होता है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2, तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में रिलेशन होता है रूट L1 L2 का।
ये अच्छा, ये 2-3 चीज़ें क्लास नोट्स में लिख लो जस्ट इन केस अगर कभी पूछी गई तो, है ना। वैसे इस पर कोई बहुत प्रॉब्लम बनते नहीं है, तो ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है, जस्ट द फॉर्मूला इज देयर यार। हाँ L1 L2 सीरीज में है यार, ये सीरीज का नहीं है, मतलब ये सो बेसिकली क्या होता है, ये लिंक्ड होते हैं मतलब। सो हाँ क्वेश्चन पूछा गया था इसमें हाँ कि लाइक L1 L2 सीरीज में है हाँ। और उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कुछ तो कोरिलेशन था, तो तो L1 वो यार वो ये है यार, वो भी लिख लो यार। यार ये ना ये केवल फॉर्मूले हैं, इनका कोई है ना। अपोजिट माइनस तो यार ये है प्रॉब्लम ऐसा, क्योंकि इसके डेरिवेशन कुछ है नहीं। इसमें या तो फिर like हाँ, मतलब एक आध बार पूछा गया, मुझे भी याद है यार। अगर जस्ट इन केस, ये सब लिख लो फिर से, अगर जस्ट इन केस कहीं फॉर्मूला अगर यूज़ हो रहा है कि इसके डेरिवेशन जैसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन राइट। मतलब सो एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे का, भाई बोलो कि डेरिवेशन जैसा नहीं है, जस्ट यार ठीक है यार। अगर पूछा जा रहा है वो पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला चिपकाना है, जैसे कि ना ये प्लस माइनस क्यों लगाया, बस वो बता दे रहा हूँ। वही जो हमने बात करी है कि ये आया एक कॉइल ऐसा वाला, ठीक है, और दूसरा कॉइल भी ऐसा ही है, मतलब करंट सेम डायरेक्शन में है, सीरीज में है दोनों, और सेम डायरेक्शन में करंट है, तो हमारा +2m होता है। एक कॉइल ऐसा आया घूम के और एक ऐसा उल्टा घूम गया, तो वो -2m है। तो ये +-2m वो है कि करंट दोनों इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, बट इन बोथ करंट सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। अगर तुम्हें याद हो पहली क्लास में स्टार्ट स्टोरी ऐसे ही करी थी। सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एक में, दूसरे वाले में ऐसे भी हो सकता है, और दूसरे वाले में यहाँ तक आए और ऐसे भी हो सकता है। तो अगर दोनों में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो उनका इफेक्टिव इंडक्टेंस जो होता है उसमें +2m आता है। अगर ये बट ये दोनों कभी तभी काम करता है जब ये है दोनों सीरीज में लगे, मतलब डायग्राम वही वाला है ना। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज आया और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो -2m, बस इतना से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता इसमें। इसमें पैरेलल भी कैसे है? नहीं है ना वो फॉर्मूला, वही बोलूँ कि है वो, ये भी है ही नहीं आएगा। ये भी एक आध कहीं आ गया तो आ गया। आगे बोलो। वहाँ पे जो मतलब एक कॉइल में करंट अगर क्लॉकवाइज है और दूसरे इसमें क्लॉकवाइज है तभी आएगा। तो प्लस होगा, और जब मतलब उंगलियां घुमाना, अगर थंब हमारा दोनों कॉइल की वजह से सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो +2m, नहीं आ रहा है मतलब ऑपोजिट आ रहा है तो -2m। अगेन कोई फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत डिटेल में कोई डेरिवेशन जैसा नहीं है, जस्ट अगर कहीं पे आए जहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाए, अच्छा L1 L2 दिया है, m पूछ लिया है तो ये चिपका दो। L1 L2 दिया गया है और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया गया है ना, और पूछा गया व्हाट इज द ओवरऑल सेल्फ इंडक्टेंस, ओवरऑल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, तो फिर वो +2m -2m कर दो। और बोलो बस 65 दो कॉइल दिए गए हैं, फिक्स लोकेशन व्हेन कॉइल 1 हैज करंट समथिंग हैज नो करंट, कॉइल 2 इंक्रीजेज एट समथिंग EMF ऑफ द कॉइल 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। जो कहानी बोली गई है उसमें क्या लिखा है, दो कॉइल है फिक्स लोकेशन, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकेंड, इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें करंट डी उसका रेट ऑफ चेंज दिया गया है, di2/dt प्रॉब्लम में गिवन है, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है और वो है 15 एम्पियर/सेकेंड। द EMF, इसकी वजह से यहाँ पर EMF E1 दिया गया है अपने को 25 मिलीवोल्ट, ठीक है। व्हेन कॉइल 2 हैज नो करंट, इसमें कोई सेकेंड सेटअप, इसमें अगर करंट हमने 0 कर दिया विच इज 2, I2 में अगर करंट 0 कर दिया, कॉइल 1 करंट आ गया, एंड इसमें करंट 0 करा और बोला कि इसमें करंट अगर 3.6 है तो हमें फ्लक्स बताना है, ठीक है, 3.6 एम्पियर। अब समझना ध्यान से, म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमने क्या फॉर्मूला बोला था, एक की वजह से दूसरे में, अगर मैं यहाँ ∅1 लिख रहा हूँ, बिल्कुल ही जनरलाइज चीज, वो m × I2 था, अगर मैं यहाँ पर ∅2 लिख रहा हूँ तो वो m × I1 था। यहाँ तक सही। m को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि किस में करंट फ्लो हो रहा है और हम किस में फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि m इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कि साइज क्या है, कैसे रखे हुए हैं, उस सब पे। तो अब देखो ध्यान से, पहली वाली कहानी में इसमें करंट दिया है, करंट नहीं, करंट का रेट ऑफ चेंज दिया है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं
क्या हम ये बोल सकते हैं पहले वाले सेटअप में phi 1 इज इक्वल टू m इंटू I2, अगर है ना d phi बाई डी टी, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो d phi 1 बाई डी टी का काम कौन करेगा, E1। अगर मैं phi 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं समय के रिस्पेक्ट में तो वहां पर वो E1 मतलब EMF 1 इज इक्वल टू m आएगा और d I2 बाई डी टी आएगा। E1 की वैल्यू दी है 25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, m di1 बाई डी टी दिया गया है 15। तो क्या यहाँ से पहले वाले सेटअप से मैंने ये निकाल लिया, तो इससे m आ गया। हमें बोला गया है अगर इसमें करंट ये है हमें phi 2 बता दो। अगर मैं phi 2 बोलूँ तो कहना ऐसे वो m इंटू I1 होगा, m वहाँ से चिपकाओ, I1 यहाँ से चिपकाओ, phi 2 आ जाएगा। बोलो 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 80 82 80 LR सर्किट, बैटरी क्लोज, EMF स्विच क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। LR सर्किट है मतलब कुछ नहीं है तो सीरीज है हमारे लिए, है ना, मतलब पैरेलल। सो एक L एक R बैटरी, एक LR सर्किट बैटरी कांस्टेंट EMF switch is closed at time tz if E denotes the magnitude of induced EMF across inductor, the current in that which of the following graph shows the variation of E versus I। ओके अच्छा, E किसको बोल रहे हैं, ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस को E बोल रहे हैं और ये कैपिटल E है, ठीक है। अच्छा, तो LR सर्किट का जो हमें करंट का फॉर्मूला याद कराया जाता है, जो कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है अपने पास, E अपॉन R, मतलब ये वाला E अब, है ना, ये छोटा वाला E नहीं, E अपॉन R 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय आर टी बाय एल, ठीक है। ये बोल रहे हैं इसके अक्रॉस, अच्छा प्लस माइनस का चक्कर नहीं है क्योंकि सब ऊपर ही है तो वो हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड वाइज, तो एल डी आई बाई डी टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें मतलब ई बाई आर तो आएगा ही आएगा। इसका जीरो हो गया, माइनस आइनस लिखो चाहे नहीं लिखो, ई रेज पर माइनस आर टी बाई एल जैसा आएगा और आर बाई एल वापस आएगा। इसका ग्राफ देख लो यार, तो हमारे पास आ रहा है E इंटू ई रेज़ पावर माइनस, तो T जीरो पर मैक्सिमम है विच इज E और स्ट्रेट लाइन नहीं है, E वर्सेस I, ओ सॉरी E वर्सेस I का। तो एक काम करते हैं, ये गंदगी को हटा देते हैं, E वर्सेस I मतलब E y एक्सिस पे चाहिए। ओके इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ और वो माइनस कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन से I इंटू आर अपॉन ई, I इंटू आर अपॉन ई, तो ये इज इक्वल टू ये आएगा, तो 1 माइनस ये आएगा, मतलब रीअरेंज करा है यार बस, ठीक है। इस चीज को रिप्लेस कर रहा हूं यहां पे, तो E इज कमिंग आउट टू बी, E इज कमिंग, जो E आ रहा है तो E इज कमिंग आउट टू बी आ रहा है E टाइम्स 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, या छोड़ो, अच्छा I R अपॉन E मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, E माइनस आई इंटू आर, स्ट्रेट लाइन ये आ रहा है E, y इज इक्वल टू ये माइनस इंटू आर, ये m का काम करेगा, ये x का काम करेगा और ये c का काम करेगा। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, फर्स्ट वन, है ना। एल डी आई बाई डी टी ही लगाया है ग्राफ, क्योंकि जो मैंने आई ई वर्सेस टी का नहीं पूछा है, ग्राफ में है ई वर्सेस आई का ग्राफ, तो पहले ई वर्सेस आई में इक्वेशन तो लानी पड़ेगी, है ना। तो वो ई वर्सेस टी होता तो डी आई बाई डी टी तो निकालना ही पड़ेगा, तब भी पता लगेगा। फिर से बोल, ओह ओके, नहीं बट वहाँ पे एल डी आई बाई ई माइनस आई आर कैसे आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस आई आर, ठीक है। ओह हाँ हाँ, ओह राइट, हाँ सही है, वाई क्यों फालतू काम करा, ये है ई, हाँ सही तो है, क्यों करें हम ये काम, ये प्लस ई, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है,
माइनस आई आर। हमें निकालना है ग्राफ किसके बीच का, हमें निकालने किसके बीच का ग्राफ था, ई आई। तो ई को एक तरफ रखा, ई माइनस आई आर, और ये तो है ही ना, ये तो हम क्यों करा हूँ, सॉरी हाँ मतलब क्यों ही करा फालतू। अच्छा क्योंकि एक्चुअली वो दिमाग पहले मेरा स्टार्ट हुआ था वो ये कि वो आई वर्सेस टी का उसका ग्राफ पूछा गया है। हाँ फेयर इनफ, हर बार क्या लूप लॉ तो हर बार ही काम करेगा है ना, वो ग्राफ इसमें पूछ लिया था, मतलब कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है ग्राफ, बट हाँ हर बार काम करेगा ये, फेयर इनफ। आगे बोलो 82 हाँ हाँ। रिड्यूसेस टू डू आफ्टर 2 सेकेंड करंट, एल आर सर्किट है मतलब स्टैंडर्ड एल आर सीरीज वाला सर्किट है, ठीक है। एल है, एक आर है और बैटरी गिवन है ऑफ वैल्यू नहीं, अच्छा वो सब गिवन नहीं है, ये ई है। हमें बोला गया करंट 0 पर, अच्छा तो हमारी इक्वेशन ये वाली है ना, करंट 0 t0 पर करंट हमारे पास 0 होता है। अच्छा ओ ओके ओके, नहीं तो करंट एट t इज इक्वल टू 0 इज मतलब इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर इसमें करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड इट रिड्यूसेस टू 18 टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। नहीं लेकिन टाइम कांस्टेंट को तो सीधे L बाई आर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये गिवन नहीं है। ओह ओके अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो t0 पर करंट हमारा, हमने क्या बात करी है कि t0 पर करंट इंडक्टर में एकदम से अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि t0 पर, नहीं टाइम कांस्टेंट लेकिन निकालेंगे कैसे, आफ्टर 2 सेकेंड इट रिड्यूसेस टू 18 एम्पियर। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्या, डी बाई डी टी कहाँ गिवन है, डी बाई डी टी 1 कैसे है, 21 is 18 upon 2. अबे वो डी आई बाई डी टी थोड़ा है यार, वो तो एवरेज है। नो 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 नो, डी आई बाई डी टी एवरेज है वो तो, वो इसलिए मतलब क्योंकि यहाँ पे लीनियरली चेंज नहीं हो रहा है। जो आई का जो ग्राफ होता है वो ये वाला ग्राफ है ना, सॉरी ये ग्राफ है ना, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है ना। मतलब तुम जब 0 to 2 बोल रहे हो मतलब क्या हम उसको बहुत छोटा मान के ले सकते, मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि ये 0 है, सॉरी नहीं 0 पर जो भी है और 2 सेकंड पे वो है, तुम इसको स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर रहे हो, तब तुम उसको स्लोप ट्रीट कर रहे हो। नहीं एक सेकंड, हाँ अच्छा तूने वैसे किया नहीं, बट उसका लॉजिक एक मिनट, t0 पर नहीं चल सकता है का लॉजिक बता रहा हूँ। इसमें हम लोग ने किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बार किसी ने करा है क्या ये, नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो सी वाला था ना। एक काम करते हैं, हमने जब ये डेरिवेशन करा था, देखो लूप लॉ हमेशा वैलिड है, ओनली थिंग हियर इज कि करंट जो है हमारा वो t0 पर अभी 0 नहीं है जो नॉर्मली होता था, है ना। तो जब हम इसकी इक्वेशन लिख के हमने इसको इंटीग्रेट करा था तो वहां पे t0 पे इन्होंने करंट दिया है 20 और 2 सेकंड पे इन्होंने बोला है 18 हो जा रहा है, राइट। एक बार ट्राई करते हैं, आई थिंक इंटरेस्टिंग। तो अच्छा तुम्हें अगर ये याद हो तो हमने क्या किया था, इस लूप में घूमे थे तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी बनी थी, एक यहाँ पे डी आई बना था, यहाँ पे क्या बना था ई माइनस आई आर, और यहाँ पे डी टी था और ये 1/L था या L था जो भी था, है ना। एक बार इक्वेशन क्या थी एक बार बताओगे कोई, R बाई एल, हाँ नहीं लिमिट डालने के पहले, हाँ डी आई अपॉन एल था ना, ये था। हमने फिर इसको इंटीग्रेट करा था, यहाँ इंटीग्रेशन 0 पर हमने यहाँ पे लिखा था 0 और t जनरल टाइम पर यहाँ पे I लिखा था, है ना। अब मैं बोलूँ इस इक्वेशन के हिसाब, सॉरी इस प्रॉब्लम के हिसाब से, प्रॉब्लम में बोला है t0 पे करंट है 20, किसी जनरल टाइम में नहीं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 18 है। माइनस भी आएगा ना, कहाँ डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नहीं वो तो माइनस अपने नहीं ये तो जनरलाइज इक्वेशन लिखी है अभी, वो अपने आप को जस्टिफाई हो जाएगा। करंट कम कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हो गया होगा कि पहले इसको चार्ज किया होगा, तो इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसको हमने पहले किसी और सर्किट से लगाया, करंट इन द इंडक्टर सडनली चेंज नहीं होता है ना। तो हमने किसी से लगाया और उसमें करंट 20 पहुंच गया, एकदम से मैंने स्विच कर दिया सर्किट इस R और E में, और ये E ऐसा इतना कम होगा कि ये
ओवरऑल करंट को लेट्स से कुछ कम पहुंचा रहा है, जो ई बाई आर की वैल्यू है लेट्स से वो 10 है। समझना ध्यान से कि सपोज इसमें करंट 20 फ्लो कर रहा था किसी और सर्किट की वजह से, हमने स्विच चेंज करके एक नया सर्किट बना दिया और उसमें जो इवेंचुअली करंट कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट करंट होता है कि इसको स्ट्रेट वायर मानो तो ई बाई आर फाइनल करंट आता है जो कि ये आता है। और सपोज ई बाई आर की वैल्यू है कुछ वट एवर 100/10 ई बाई आर की वैल्यू और वो 10 है, तो अभी उसको 20 से 10 पे पहुंचना है, तो वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। क्योंकि अब वही मैं बोल रहा हूँ कि वो कम कैसे और आइडियली बढ़ना चाहिए, बट वो बढ़ना कब चाहिए जब उसमें पक्का पहले 0 हो, वो ई बाई आर बढ़ना नहीं चाहिए, वो एक स्टडी स्टेट पे पहुंचना चाहिए विच इज ई बाई आर। ऐसा हो रहा होगा मैं ज्यूमिंग, क्योंकि बीच की कहानी नहीं दी है तभी ऐसा हो सकता है। हाँ डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन फिर वो केवल एलआर सर्किट हो, उसमें बैटरी ना हो। अब ये लिखा नहीं, हाँ सही बात है, ओके डिस्चार्ज हो सकता है, ओके इन एलआर सर्किट। ओके फिर तो और आसान हो गया, फिर तो हम निकाल ही सकते हैं फिर तो। अच्छा एक काम करते हैं ना, हाँ ये हो सकता है डिस्चार्जिंग कुड बी किया, लेकिन लिखा नहीं है। ओके अगर डिस्चार्जिंग होगी तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, तो आई की वैल्यू आई नॉट की वैल्यू आई थिंक हाँ यही होगा शायद, इसी से आ जाएगा यार। अच्छा फिर हम फालतू एक्स्ट्रा सोच लिया, माइनस तो आई नॉट की वैल्यू 20 t0 पर जो करंट है वो मैक्सिमम होता है आर। अच्छा तो ये बेसिकली टी बाय टाउ लिखा है, हमें टाइम कांस्टेंट बताना है, तो टी का काम कर रहा है अपना 2 सेकेंड, टाउ अपने को निकालना है 2 सेकेंड में करंट हमारा रिड्यूस हो गया 18, इससे टाउ निकालते हैं पता लग जाएगा। ओके 9/10 और ln ले रहा हूं, ln 9/10 तो टाउ आ गया अपने पास 10/9। हाँ जो भी है, ओ मैच हो गया सो। अच्छा फालतू में, अच्छा हम जबरदस्ती एक्स्ट्रा सोच गए जबरदस्ती। हाँ एलआर सर्किट है, वो बैटरी नहीं है ना, तो सीधे सीधे वो डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट जैसा है, बट वैसा भी हो ही सकता था, मतलब ये तो हम फालतू एक्स्ट्रा सोचे, बट ये सब कहानी हम ओके ठीक है आगे बोलो। 85 करंट दिया गया है एलआर सर्किट, टाइम कांस्टेंट रिड्यूसेस टू, ओह इसमें t0 पे करंट 0 है, एक मिनट, टाइम कांस्टेंट करंट रिड्यूसेस टू, अच्छा तो मतलब ये डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट है फिर, क्योंकि करंट रिड्यूस बोला गया क्योंकि चार्जिंग ऑफ द सर्किट मतलब ग्रोथ ऑफ करंट में बढ़ रहा है, तो मतलब फॉर वो वर्ड से पता लग रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं अपन कि ये आई नॉट है, t इज इक्वल टू कब 2 टाइम्स पे, तो ये 2 टाउ लिखेंगे तो e⁻² कितना होता होगा, i इज इक्वल टू आ गया आई नॉट e⁻², मतलब ई स्क्वायर, ई होता है 2.7, तो 2.7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 6.25, लगभग 7 आएगा कुछ ना, 1/7 के आसपास, 1/7 होगा अपना 10/11 नहीं 0.13 के आसपास कुछ है ना, 33 है ना, तो वो पता बस ये ध्यान बस वही देना, रिड्यूसेस टू मतलब डिस्चार्जिंग है मतलब। ओके आगे बोलो, करे हैं तब तो आगे बोलेंगे। ओए हाँ 86 इंडक्टर कॉइल U व्हेन करंट I डिसिपेट्स एनर्जी एट अ रेट P, तो यार हमारा U जो होता है वो तो हमने फॉर्मूला याद कर लिया है कि वो होता है ½ Li², जब करंट I पास हो रहा है, एंड इट डिसिपेट एनर्जी एट अ रेट ऑफ P। अच्छा एक और सब लोग वर्ड सुनना यार, इंडक्टर कॉइल जब वर्ड यूज हो रहा है व्हाट क्या नहीं था, तो क्या जैसे कि चने भरना डब्बे में और व्हाट, तो फिर लेट कैसे हो गया कैसे यार सो यार आइडियली इंडक्टर कॉइल जो वर्ड यूज होता है ना, वैसे हम इंडक्टर को ही यूज करते हैं, बट जब इंडक्टर बनाया गया जाएगा तो क्या है वो ये बना रहे हैं तो उसकी अपने आप बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस लेकर आता है, क्योंकि अगर वायर है तो इंडक्टर एक प्रॉपर्टी है बट उसका वायर का खुद का रेजिस्टेंस भी है, तो इंडक्टर कॉइल है मतलब ये
और इसके साथ ये है नेचुरली। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि कई बार वो नहीं बोलते हैं, बट इसमें कैसे पता लग रहा है ऐसा, व्हेन आई करंट इज पासिंग थ्रू इट डिसिपेट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ। तो इंडक्टर, ओनली इंडक्टर, ये तो कभी एनर्जी डिसिपेट करता ही नहीं, ये तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो एनर्जी डिसिपेट अगर होगी तो रेजिस्टर के थ्रू होगी। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि इंडक्टर कॉइल के साथ खुद का एक रेजिस्टेंस लेकर आ रहा है। तो जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये है, और रेजिस्टर के थ्रू जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो होती है आई स्क्वायर आर, है ना। तो उन्होंने बोला है कि डिसिपेट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ पी, मतलब पी शायद ये दिया हुआ है। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट व्हेन दिस कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी विद जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, जीरो इंटरनल मतलब छोटू आर जीरो है, तो टाइम कांस्टेंट तो अपने को वैसे ही पता है L/R होता है। बट ये आंसर चाहते हैं U और P के टर्म्स में, डिवाइड कर दे, नहीं हाँ जो भी यार, क्या 2, हाँ इसको 2U करो और अपॉन P, हाँ ठीक है सही है। ये तो मुझे लग रहा है डायमेंशन मैच करोगे, नहीं चल सब जगह U/P है, हाँ ओके है ना। और बोलो बस, फिर से बोलो। LR ग्रोथ सर्किट में, LR ग्रोथ सर्किट का मीनिंग यही है यार कि जब हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, ये है तो करंट हमारा समय के साथ बढ़ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जब हमारा इंडक्टर रेजिस्टर के थ्रू लगा होता है, जो मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट धीरे धीरे कम हो रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिके ऑफ करंट। जैसा वर्ड है, मतलब उसका कुछ वैसा बहुत नहीं, ग्रोथ का मतलब है चार्जिंग टाइप का है, उसका डिस्चार्जिंग जैसा जो हमने पढ़ा था। अरे भाई साहब ये सब अगली क्लास भानु सर की है क्या, और वो बाहर निकाल देंगे क्या यार? ऐसे गांधी, वायलेंस इज नेवर द सोल्यूशन, है ना। बट पढ़ तो तुम वैसे ही नहीं रहे हो, तुम सब मार खा के पढ़ लो यार। PY के बाद में कर लेके अब यार, केवल तू नहीं करें, कौन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चले मतलब यही कोई करके नहीं आया यार। अब अबे करा तो मैं तेरे को बता देता हूँ कि क्या है सवाल। Then n will be close to, what is n? Number of oscillations performed before factor of heat recovery. कुछ फोर्स सोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिप इज फाउंड टू इक्विलिब्रियम एंड रिलीज्ड इफ स्ट्रिप इज पुल्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले क्या हो रहा होगा कि वी, नहीं बैटरी तो है ही नहीं इसमें ना, करंट आएगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है क्या? वेरी भी नहीं करेगा, कांस्टेंट बोला था। अच्छा नहीं, तो इन्होंने बोला है कि पहले इक्विलिब्रियम में तो कुछ नहीं हो रहा होगा, नथिंग। अब इसमें किसी इंसान ने मैनुअली खींचा और छोड़ा, बट जैसे ही खींचा और छोड़ा, इस स्प्रिंग फोर्स के चक्कर में चलेगा तो वेलोसिटी आएगी, तो V क्रॉस B डॉट L से की EMF आएगा, उसको लूप मिलेगा तो करंट आएगा, करंट की वजह से IL क्रॉस B, इस पर एक फोर्स आएगा। पर अगर इधर खींचा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही खत्म हो रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं वो पूरे में होगा। हाँ मतलब अदरवाइज सेंस नहीं बनेगा, प्रॉब्लम मैं पढ़ ले रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, हाँ समझ गया, फिर नहीं होगा। बिफोर इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ E, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन बिफोर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ E, मास ऑफ द स्टर। नहीं हाँ फिर काम ही नहीं करेगा वो। सो मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में होगी, है ना, तो वो आई आएगा, मतलब सबसे पहले खींचा, जब वो जा रहा है तो V एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग आएगा, है ना, तो उसकी वजह से VBL आया, VBL की वजह से I आया, IBL की वजह से फोर्स आया, है ना, और उस फोर्स की वजह से और ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से कुछ ऑसिलेशन कर रहा होगा। टाइम पीरियड, तो वो टाइम पीरियड निकालना है, वो ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करोगे तो उससे पता लग जाएगा कुछ लॉजिकली, मतलब फिर भी सोचना पड़ेगा, अच्छा लग रहा है वो प्रॉब्लम। करें स्टार्ट। तो यार हमने जो लास्ट प्रॉब्लम करा है वो है हाँ ओके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले थोड़े से एडवांस लेवल वाले प्रॉब्लम्स हैं, वो करवा रहा हूँ अब। एक छोटा सा पार्ट वापस से एक बार सुनो ध्यान से। तो हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोला कि यार जब हमारे पास एक किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करती है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हमेशा टेंजेंशियल होती है और वो अच्छा हमारे सिलेबस में फिर से वो सिलेंड्रिकल रीजन में है और कभी नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो हमेशा टेंजेंशियल होगी। वो टेंजेंट की डायरेक्शन निकालने का तरीका हमेशा क्या था कि एक हाइपोथेटिकल एक सर्कुलर लूप इमेजिन करो वहाँ पर, और उस सर्कुलर लूप में जैसे हमने देखा है फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज की वजह से हमारे पास एक ईएमएफ आता है या इंड्यूस करंट आता है। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। उसमें हमने दो फार्मूले पढ़े। एक फार्मूला था हमारे पास, अगर सपोज हमारे पास ये पूरा रीजन है कैपिटल आर वाला जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है ना, तो अगर पॉइंट बाहर है तो फॉर्मूला क्या था? हाँ पूरा बोलो। अबे बाहर सुना तो करो, जो मना है वो बोल दो। बाहर क्या था? वो देख के तो मुझे भी बताई देगा देख के तो। सो आर स्क्वायर बाई 2r dv बाई dt है ना, और अगर पॉइंट अंदर था तो छोटू r बाई 2 dv बाई dt। यार आर स्क्वायर बाई 2 पाई नहीं है भाई, 2r है। कैसे यार नानी कैसे झेलती होंगी तेरे को यार, दया आती है ऐसे, मतलब सोच ही नहीं होंगी जल्दी। ओके, इसमें जो अभी प्रॉब्लम करे थे वो केवल दो ही प्रॉब्लम करे हैं, जहां पर हमने एक बार इलेक्ट्रॉन छोड़ा था और दूसरा एक रिंग वाला प्रॉब्लम करा था, जहां पे हमने रिंग रखा और हर बार फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, तो वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टॉर्क आया और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करा। ये वाले प्रॉब्लम करे थे। बट यार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि यार वो केवल सर्कुलर लूप की कहानी हो। तब समझना ध्यान से सवाल क्या है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली अपन याद भी करेंगे, ये है प्रॉब्लम वैसे तो, बट इसका रिजल्ट याद करना है अपने को। तुम्हें ट्राई करना है सबसे पहले तो, है प्रॉब्लम ही एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, और वो लेट्स से बढ़ाई देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है एट अ सर्टेन रेट ऑफ dB बाई dt। उसको अगर तुम्हें लिखना हो तो कुछ अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है। एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड लाइक दिस। एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी टोटल लेंथ मुझे दी गई है L, और ये सेंटर से जो सिलेंड्रिकल फील्ड का सेंटर है वहां से है r डिस्टेंस पर। ये पॉइंट को A बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को B बोल रहा हूँ। एक बार तुम ट्राई करने की कोशिश करना, दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड क्योंकि रिजल्ट याद करना है, क्योंकि बहुत जगह इस पे ही एडवांस में प्रॉब्लम पूछे गए जब भी पूछे गए, इसके या इसके वेरिएशन पे। ओके, तो सवाल है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंड्रिकल रीजन में है जो कि dB बाई dt के रेट से बढ़ रही है। एक रॉड जो सेंटर से r डिस्टेंस पे रखी है जिसकी लेंथ L है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड A एंड B। पहले ये दिमाग लगाने की कोशिश करना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आएगा, फिर सोचना कि क्या करा जाए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हिंट इज, हाँ हिंट इज dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जैसी जो चीजें पढ़ी थी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है किस अमाउंट से, ई डी आर। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर हमारे सेम उस पे नहीं है तो ई डॉट डी आर। जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। उससे डी डॉट है, प्लीज ध्यान रखना, वो ई डी आर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है। गिव इट अ ट्राई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक्चुअली। अरे पहले 2 मिनट दो, एक बार कोशिश करो, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो एक छोटी सी हिंट देता हूँ। ओनली थिंक कि क्यों आएगा, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस ये सोचने की कोशिश करो कि पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड के एंड पॉइंट के क्रॉस क्यों आएगा। कैन समवन ओनली टेल मी, बस केवल इतना बताने की कोशिश करो कि क्यों आएगा, ये बता दो कोई बस। अच्छा सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, मतलब टेंजेंशियल तो यार हर जगह पे अजीब अजीब सी डायरेक्शन है, तो फिर कैसे करें। क्यों, हम सही बोल रही है बट थोड़ा सा फील ये बताना पड़ेगा। अच्छा ये बता पाएगी अच्छा केवल कि कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा और क्यों क्यों, हाँ मतलब क्यों के साथ बताना आंसर। हाँ हाँ बोल। ए हायर होगा क्योंकि उसका एंगल मतलब वेरी गुड, चलो ये एंगल तो, बट लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एंगल उल्टा हो जाए तो फिर तो यार 0 हो जाना चाहिए डिफरेंस। जो तूने बोला यहाँ तक बिल्कुल सही बोला कि यार इधर पे कहीं पे जो छोटा सा एक dx है या dl है व्हाटएवर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बोला है कि कैसी होगी, तो सर्कुलर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक बार सोच लेते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे एक, मैं ये हटा दूंगा अभी एक मिनट, एक अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, कोई छोटा सर्कल, ऐसा कोई सर्कल बनाऊं, ठीक है,
यहाँ पे जो छोटी सी लेंथ है डीएल, हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अच्छा मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ती हुई मान रहा हूँ, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। मतलब इस डायरेक्शन में, इधर पे ऐसे, इधर पे ऐसे, इधर पे ऐसे, मतलब इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, राइट, पक्का, और इधर पे ऐसे। तो ध्यान दो कि भाई दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आ रहा है अलोंग द लेंथ इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करने वाली कहानी है, वैसे सोचो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस थीटा है वो हर जगह पे, हर एक छोटे जगह पे अलग अलग होगा। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर बार इधर आ रहा है? क्योंकि अगर ये वाला कंपोनेंट ना कुछ कैसा आ जाता, ऐसा आ जाता सपोज रैंडमली, तो कहना से वो सिमेट्रिकल हो जाता, हो सकता है ये और ये जीरो पोटेंशियल पे आ जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस में करेक्ट नहीं, क्योंकि हम चल ऐसे रहे, ए से भी जाना चाहते हैं। ओनली कंपोनेंट जो ई का कॉस थीटा जैसा कंपोनेंट है, वो यहां से यहां तक उसका कंपोनेंट सिमिलर डायरेक्शन में आ रहा है। केवल एक ही पॉइंट है जहां पर बिल्कुल ही 100% 90 डिग्री 0 डिग्री पर है। इस जगह पे जो बिल्कुल सामने पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, और dx भी ऐसे होगा, या dx dl, अभी तो मुझे सोचना। तो अभी थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि क्यों आ रहा है। अब हमें यही काम करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो तुम्हें पता लगेगा। कर पाओगे ट्राई? एक बार थोड़ा सा ट्राई करोगे, अच्छा सा इंटीग्रेशन है, मतलब अच्छा सा थॉट प्रोसेस इंटरेस्टिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लो जो रॉड के अलोंग है, तुम वेरिएबल जो तुम मानना चाहते हो वो मान लो, एंड देखो कि क्या आ रहा है। एक्सप्रेशन क्लिक कर रहा है क्या कि कैसे कर सकते हैं, कैसा थॉट हो सकता है? हाँ, करना तो कुछ थीटा फीटा, क्योंकि वो ई डॉट डी आर है। हाँ, तो कहाँ से क्या ले, एक्स डी एक्स टाइप का कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, राइट? हाँ, सेंटर से एट द डिस्टेंस एक्स या सेंटर से नहीं, मतलब सॉरी, देखो ले वेरिएबल तो वैसे तुम्हारा मन है कि कहाँ से कहाँ लेना है। वो जो बाइसेक्शन है ना, वो ऑन द रॉड ए बी के बीच में सेंटर के जस्ट बिलो, यहाँ से एक्स ले, वहां से एक्स वहाँ से एक्स ले सकते हो, ओके ठीक है, मतलब वो तुम्हारा मन है, दो राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। ओके। बट ओनली दिक्कत यहाँ पे क्या है, एक ऐसे वाला ऐसा लगता है थॉट, बट जो मैग्नेटिक जो हमें ईएमएफ का फॉर्मूला बताया गया है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें आता है सेंटर से डिस्टेंस r/2 dB/dt जैसा। अच्छा एक मिनट, ये r मैंने लिखा है, वहां पे r/2 कौन सा वाला r होता है, जो सेंटर से वाली डिस्टेंस है ना, तो वो है। एक बार बस एक्सप्रेशन लिखो, मैं बता रहा हूँ, बस तुम बस केवल ये कोशिश करो कि एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन छोड़ दो, ट्राई राइटिंग द एक्सप्रेशन, जहाँ पे ये समझो कि तुम ये लिमिट डालेंगे तो आंसर आ जाएगा शायद। बस उतना एक बार सोचने की कोशिश करो बस केवल। इवेंचुअली ये प्रॉब्लम का रिजल्ट हम याद ही रखेंगे वैसे तो। छोटा सा डायग्राम है, तो मैं कैपिटल आर दिया ना उसका रेडियस, कैपिटल आर दिया हुआ है, यस। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसके अंदर है, लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा पोर्शन अंदर है रॉड का, है ना, तो उसकी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं। थीटा की बिना भी कर सकते हैं, मतलब कर सकते हो सब, वही मैं बोलूँ, वो लिमिट वो समझाने के लिए, क्योंकि वो ई डॉट डी आर होता है ना, ई डी एल कॉस थीटा जैसा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय दैट अमाउंट। अच्छा चलो देख लो, अच्छा एक मिनट क्विकली, अच्छा देख लेते हैं, इतना कुछ है नहीं। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे रॉड का कोई एक रैंडम जगह पे मैंने एक छोटू डीएल एलिमेंट लिया, इस छोटू एलिमेंट के एंड पॉइंट के अक्रॉस में डीबी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं अभी माइनस ई डॉट डी आर पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड का हर बार कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब बी पॉइंट पक्का छोटू है, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा। सो अभी मैं वो माइनस वो वाला सब कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, ये जो छोटू डी एल लिया है इसके अक्रॉस में डी वी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड। वो था हमारा ई डॉट डी आर, तो ई का काम अभी देखते हैं कौन करेगा, डी आर का काम कर रहा है हमारा ये, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन द डायरेक्शन। तो ई इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा आएगा, जो मैंने थीटा कौन सा लिया है, ये कौन सा वाला एंगल है, इस जगह पर ये जो छोटा पॉइंट है वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल है, और हम ऐसे चल रहे हैं, तो ये एंगल को थीटा लिया, ये पूरा 90 क्योंकि टेंजेंशियल है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, यहाँ तक सही। तो हमारे पास वो छोटू वाली जगह आ गई है। ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आर, अगर हमारा पॉइंट
अंदर है, तो वो r/2 dB/dt है, बट वो r का काम ये r नहीं है, ये तो मैंने परपेंडिकुलर, r का काम मेरा x कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूं उसको x/2 dB/dt। ये dB/dt हमारा कांस्टेंट है ना, इसको चाहे तो ऐसे ही याद रख लेते हैं। यहाँ आएगा dl का cos थीटा, ये भी चलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखना आप ध्यान से, क्या होगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें cos थीटा देखो क्या आ रहा है, ये अपॉन ये r/x, इस cos थीटा को यहाँ चिपका रहा हूँ, तो यहाँ आ रहा है x/2 dB/dt, तो हमारा कांस्टेंट है, ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं लिखा है, इट इज जस्ट द रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग। dl, तो dl आ गया, cos थीटा आ गया r/x। वेरी वियर्ड थिंग, बट यस, x इज गेटिंग कैंसिल, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आया, dv इज इक्वल टू 1/2 भी कांस्टेंट, dB/dt भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन केवल फंसा इसका, इवन r इज कांस्टेंट, क्योंकि r तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, केवल यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा dl का, यहाँ से यहाँ, जिस डायरेक्शन मैंने एक छोटू सा dl लिया है, कहना से ये हमारी वेरी करेगी लेंथ 0 से l, और हमारा ये है va से a से b जा रहा हूँ मैं, या b से a बोलो, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी। देखो यहाँ पे a से b लिखोगे ना, तो तुम यहाँ माइनस से चालू करो, वो अपने आप हो जाएगा। हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो, कि मुझे पता ही लग गया था, आइडियली 0 पर हमारा a होना चाहिए, b होना चाहिए, बट एक माइनस फॉर्मूले का आता था, वो अपने आप एडजस्ट होकर हमारे पास उत्तर आ जाएगा। विल हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड आता है, वो आता है va माइनस vb, और वो आता है r 1/2 r इंटू l इंटू dB/dt। अच्छा, ऐसा ही क्यों नहीं, तो हम यहाँ पर ये याद करने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जहाँ वेरी कर रही है, और अगर सेंटर से एक r डिस्टेंस पे कंडक्टिंग रॉड रखी है l लेंथ की, तो उसके एंड पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 1/2 समथिंग लाइक एरिया ऑफ दैट, वो जो ट्रायंगल बन रहा है, हाफ ऑफ r इंटू l इंटू dB/dt आता है। विल हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड रेट एट विच इट इज वेरिंग। श्योर, पक्का, जल्दी जल्दी जल्दी। इसकी अब जो 2-3 प्रॉब्लम है, एक आध 2 प्रॉब्लम जो जेई में लिए गए हैं वही ले रहा हूँ, बट तो आइडिया एक बार समझ लेते हैं कि क्या है ना। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल क्यों होगा, ओह बता दो कोई। अच्छा, एक पिछली क्लास वाली पूरी कहानी यही तो चली थी, पिछली क्लास अटेंड करी थी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं ना, कुछ याद नहीं होगा। अबे पिछली क्लास तो पूरी क्लास यही तो बात कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होता है, कैसे वो एक्सपेरिमेंट करा गया, कैसे वो इमेजिनरी लूप पे करंट फ्लो हो रहा होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब कहानी वही थी। ओके, प्लीज यहाँ पे याद रख लेना, ये जो मैंने सिंबल यूज करे हैं वैसे काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर चीज के लिए स्टैंडर्ड है। r इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रॉड फ्रॉम सेंटर, क्योंकि हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं इसलिए, फ्रॉम सेंटर, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, एंड dB/dt तो समझ में ही आ रहा है, इट इज द रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, dB/dt वाला जो टर्म है। ठीक है, पक्का। अब सवाल बहुत वो नोट हो गया ना मिस्टर मोहित, सीधे बैठना है, ठीक है, एक भी बार हेड डाउन नहीं होगा। क्यों ऐसी हालत हो गई, क्यों डॉक्टर को नहीं दिखाता? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या चाहता है तो फिर तो नीचे जाओ, तो कुछ हो रहा है उसका नहीं, तो अभी यू हैव टू मैनेज, ठीक है। अच्छा, तो भी पता है प्रॉब्लम कुछ और है, ठीक है, क्यों ऐसा हो गया है, ये तो बता। ये कॉन्स्टेंटली नींद जो आंखों में है, ये कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये किसी को सच में इलाज करा, सच में किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखो ये या तो तू सो नहीं रहा है, अगर सो रहा है फिर भी नींद आ रही है, देयर कुड बी, अपने ब्लड चेकअप करा, कुछ करा,
क्योंकि ये हर क्लास में होता होगा, राइट? नहीं बता तो, बोर का है ही नहीं सवाल। तो ये जो बगल वाला कॉलेज है यहाँ पे एडमिशन ले लो, फिर बिना उसके अपने आप स्टॉप कमिंग टू द क्लास देन। ओके क्विकली, सो सवाल है कि तो मैं छोटा सा पहले वेरिएशन ले रहा हूँ जो जेई में प्रॉब्लम आया उससे पहले, कि हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है इस रीजन में क्रॉस, और बी की वैल्यू है समथिंग अल्फा टी, मतलब इस हिसाब से बढ़ रही है, डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाए उसके रिस्पेक्ट में। इस सर्कल की रेडियस दी गई है कैपिटल आर, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है सिमेट्रिकल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज सिमेट्रिकल। ये है, ठीक है, ये सेंटर है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे पूछा गया है ए बी सी के क्रॉस बता दो, ठीक है। सो फाइंड, जैसे मैं वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी सी ऐसा कुछ पूछा गया है, या वी सी माइनस वी ए, इसका इक्विवेलेंट तो तुम सर्किट भी बना सकते हो। मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंसेस दी गई होंगी, हमें बोला गया कि करंट कितना है क्या है, तो वो सब भी बता सकते हो, है ना। सो एक बार पहले ट्राई करो, फिर अगर मैंने इन तीनों की रेजिस्टेंसेस दे दी ए बी सी की, तो हमारे पास कितना करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा। तो हमें 3 रॉड दी गई है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इन अ सिलेंड्रिकल रीजन, ये सब कहानी लिखी होगी, एंड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ समथिंग, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ दीज। और फिर इसके एक्सटेंशन वही है कि सबकी अगर मैंने रेजिस्टेंस दे दी तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऐसी कुछ बातें। ये पहला प्रॉब्लम बहुत आसान है, इसके बाद हम थोड़ा सा वेरिएशन पे आते हैं। लेंथ एल नहीं है, आर दिया गया है, केवल सर्कल की रेडियस दी गई है, तो इक्विलैटरल है क्या है कुछ? हाँ इक्विलेटरल है, ये गिवन है, यस यस यस, सिमेट्रिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस ये गिवन है। आ गया ना? हाँ ये क्या होगा, मतलब फैक्टर, नो 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 3/2 बोला है तूने ना? नो साइन, यस एक हाँ नहीं सॉरी सॉरी गलत है, ये सही है। नहीं आर स्क्वायर नहीं, कुछ और फैक्टर गलत है। नहीं दिस इज द राइट, ये भी गड़बड़, कुछ कुछ छोटा सा कुछ गड़बड़ है, दिस इज राइट। पूरा बोलना, अपॉन 4 ऊपर, एल नहीं है अभी, आर के टर्म्स में आएगा आंसर। मतलब एल तुमने लेंथ ले ली, मैं समझ गया, बट उसको निकाल सकते हैं, बट वो निकालना पड़ेगा। दिस इज राइट, √3/2 नो, वो ऊपर फैक्टर क्या है? अच्छा वो डायमेंशनली गलत है, मतलब आर स्क्वायर आएगा। ओके सो √3/4 आर स्क्वायर का फैक्टर, हाँ आर स्क्वायर आएगा क्योंकि वहां पे 2 आर आते हैं ना, आर इंटू एल। अब यहाँ पे एक चीज भी बताना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ हाँ हो ही जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा तो आइडिया क्या है, √3/4 का फैक्टर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, एंड dB/dt तो अल्फा हो जाएगा। अच्छा तो एक चीज़ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि यार 2-3 चीज़ें क्या क्या हैं ये समझना ध्यान से। यार इसको हम 3 रॉड ट्रीट कर सकते हैं। एक तरीका तो बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल सा, कि अगर मुझे फॉर्मूला याद है, तो जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा वो फॉर्मूला क्या था, 1/2 R × L dB/dt, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ, यही तो पुराना वाला प्रॉब्लम हो गया, जिसमें कि हमारा जो छोटे आर का काम करेगा वो ये कर देगा, जो हमारा एल का काम करेगा वो ये पूरा कर देगा। तो क्या हम आर और एल निकाल सकते हैं दोनों के टर्म्स में? ट्राई कर लेते हैं निकालने का। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो आर का काम करेगा, छोटे आर का, ये आर का sin 30 करके तुम यहाँ से देख रहे हो, ओके हाँ, तो ये आर है, तो आर का cos 60 है ना, तो आर का cos 60 कर जाएगा विच इज R/2। तो ये हमारा आर का काम कर गया। जो एल का काम करेगा, cos इधर आया तो आर का साइन ये होगा, तो उसका डबल, तो 2R sin 60, 2R sin 60। तो यहाँ से आ गया √3/2, तो ये आ गया R√3। तो हमने बी और सी में हमें पता लग गया है कि अगर ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बी हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो VB - VC की जो वैल्यू होगी वो होगी ½ of R × L,
R into L which is R/2 into dB by dt R√3 सॉरी R into L into dB by dt का काम करेगा हमारा अल्फा। तो हमारे पास यहाँ पे से फैक्टर आ रहा है √3/4 R स्क्वायर इंटू अल्फा का फैक्टर, R²/2 इंटू अल्फा का फैक्टर। यहाँ तक सही पक्का। दूसरी चीज़, अगर मैं तुमसे C और A या A और B की बात करूँ तो फिर से केवल एक डायरेक्शन देखोगे उससे पता लग जाता है। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ कि यहाँ पे थंब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो C हायर होगा कंपेयर टू A, ये भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, तो यहाँ पर भी हमारा A हायर आएगा। यहाँ तक सही। अब एक चीज़ समझो यार, हमने तो यार पहले पढ़ा है, अब समझना, तो ये फैक्टर आया है तो इनडायरेक्टली ये 3 बैटरीज बनी है। अगर मैं इस ट्रायंगल का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कहना से हमारे पास 3 बैटरी है ये, जिसमें कौन सा हायर था, B हायर था ना। तो बैटरी यहाँ पर ये वाली आएगी, B हायर है। यहाँ पर कौन सा हायर था, C हायर था। तो यहाँ पर बैटरी आएगी ये वाली B C A और A हायर। तो कहना है से ये 3 बैटरी आएंगी। अब ये अगला प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ, तुम उसके अगले में सोचना, तीनों सीरीज में। तो इफेक्टिव ये हमारा काइंड ऑफ 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे वायर का यूनिट पर यूनिट लेंथ दिया होता, R दिया होता, रेजिस्टेंस पर, तो करंट आ जाता, करंट आता और फिर मैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता, E माइनस आई आर, E प्लस आई आर टाइप की कहानी से हो जाता। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनना कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या भाई, हमने सबसे पहली जो स्टोरी स्टार्ट करी वो तो ये भी तो स्टार्ट करी है, अगर एक लूप है तो उसमें जो EMF आता है वो d∅dt होता है। कहना से ये एक ट्रायंगल ही तो है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है इस रेट से, तो अगर मैं इसमें कितना फ्लक्स होगा, समझना ध्यान से। कई बार ऐसा लगता है अरे ये 2 अलग अलग तरीके, मतलब सॉरी ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इनडायरेक्टली देखते हैं कि मैच करता है कि नहीं। 5 कहना से इस ट्रायंगल का एरिया ये R/2, ये R, तो ये 3R/2, मतलब हाफ ऑफ बेस इंटू उससे कर रहा हूँ, तो हाफ ऑफ बेस ये कितना आया था, ये आया था R√3 इंटू हाइट, हाइट ये आई थी R/2 और ये है सेंटर विच इज 3R/2। ट्रायंगल का एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो d∅dt देखो क्या आ रहा है, dB/dt की जगह लिख रहा हूं अल्फा 3√3/4। देखो ध्यान से फैक्टर एक बार ये मैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आ रहा था, हमने क्या बोला, 3 बैटरीज लगी हैं और तीनों हमारे पास सीरीज में है और वो हमारे पास 3 जैसा काम कर रहा है। अगर वो 3 जैसा काम कर रहा है तो कहना से ये आएगा, पक्का समझ में आ रहा है। वो देखो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। मतलब मैं अगर ये निकालता और मैं बोलता भाई ये तो हाईली सिमेट्रिकल है, ये तीनों 3√3 वाले तीनों आपस में 1/3 बांट लेंगे। समझना, दोनों सिमिलर चीजें हैं। वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट, बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही कुछ है, क्योंकि हमें यहाँ पे लूप मिल गया है, क्योंकि d∅dt हम लूप के लिए ही सीखा है हमने, केवल ये चीज़ जो ये फॉर्मूला हमने केवल लूप के लिए सीखा है। तो हमने इसको 3 रॉड मानी, तो हमने ये फॉर्मूला जो हमने याद किया था हाफ ऑफ R इंटू एल dB/dt से करा तो उससे 1 आया। बट क्योंकि वो तीनों सिमेट्रिकल थे तो वो 3E जैसा काम कर रहा था कि अगर दिस इज 1E, सेकेंड E, थर्ड E, तो हमारे पास जो ये चीज़ आई थी ये हमारे पास काइंड ऑफ 1 ऑफ द E आया था। तो अगर मैं बोलता व्हाट इज द इफेक्टिव EMF तो हम 3 बोल देते। मैंने बोला ये फालतू का काम क्यों करे, अगर मुझे लूप मिल ही गया है तो लूप में हमारा इफेक्टिव EMF होता है ये, और वो तीनों रॉड विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर, ये सिलेंड्रिकल रीजन, कहना से वो सेम है। तो अगर मुझे 1 में निकालना होता मैं इसका बाय 3 भी कर सकता हूँ। क्या क्लिक करेगा ये भी तुम्हें पता नहीं है सर, ये आसान है वो आसान है। यहाँ पे हमने रिजल्ट यूज़ किया है, यहाँ पर हमने वो पुराने वाला लॉजिक किया है। अगर आइडियली देखा जाए तो अगर मैं ये नहीं बताता ये सब कहानी तो तुम इससे भी तुम अप्रोच कर सकते थे। समझ में आ रहा है पक्का, ये भी लिखना है। लेकिन मैं समझ में आ गया तो ठीक है, मतलब बट आइडियली गेटिंग द आइडिया कि क्या हो रहा है। ये नेट EMF है और यहाँ पर जब हमने ये लिखा है तो इसका नेट EMF 3 आएगा। श्योर पक्का, सेम कहानी ठीक है, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली B अंदर है और सेम रेट से बढ़ रहा है अल्फा t। अच्छा एक चीज़ ये समझ में आ गई, बाद में जब मैं अल्फा t दे रहा हूँ तो उसका dB/dt वो कांस्टेंट आ रहा है ना। अगर वो नहीं दूंगा तो भाई वो भी वेरिएबल आएगा, करंट भी वेरी करेगा, वो सब कहानी। नाउ द ट्रायंगल इज दिस, ये ट्रायंगल है, सेंटर हमें बोला गया है तीनों वायर, मतलब हाँ सेंटर चलो A B,
तीनों वायर्स की रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, आर मान लेते हैं, मतलब पर यूनिट लेंथ देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा, हाँ कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो अभी रेजिस्टेंस में तीनों की सेम दे रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए, ये तीनों सेम, छोटू आर बोल रहा हूँ, हमें ये आर गिवन है। हमें बोला गया है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरीथिंग। व्हाट आई वांट इज, पहले सबसे पहले प्लीज ट्राई इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना, तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। अगर वो नहीं बनाता उसमें जल्दी में गलती हो जाती है। सो हमारे पास एक आर रेडियस का सर्कल है, सिलेंड्रिकल रीजन है जिसमें हाँ स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस, यस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरीथिंग। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, फिर से सवाल ये प्रॉब्लम में देखो यार, थोड़ा सा एक चीज़, अगर सिलेंड्रिकल रीजन वर्ड यूज़ कर दिया है किसी भी प्रॉब्लम में, तुम समझना है कहीं ना कहीं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर रहे होंगे। अगर वो लूप दिख जाए तो तुम वो डी फाई बाई डी टी से सोचो या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से सोचो, एक ही बात है। अगर जस्ट इन केस अगर वो कुछ अजीब से जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से अभी तक करे थे वहाँ पे सिलेंड्रिकल रीजन वर्ड नहीं यूज़ किया था, देन इट इज़ मोशनल ईएमएफ का प्रॉब्लम होगा या डी फाई बाई डी टी का प्रॉब्लम होगा, है ना। क्योंकि सिलेबस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिलेंड्रिकल रीजन है, तो उसको दोनों तरीके से सोच सकते हो। सो द आइडिया इज वी ए बी, बी सी एंड सी ए निकालना है। हमें तीनों की रेजिस्टेंस आर दी गई है। इक्विलेटरल अब क्यों होगा, वैसे तो नहीं होगा ना, हाँ रेजिस्टेंस गिवन है सेम है। अच्छा इक्विलेटरल है तो होगा ना, मतलब ठीक है ना, मतलब अभी ये सेंटर से हमने बनाया, ये आर है तो ये कितना होगा। अच्छा ये देना पड़ेगा क्या, अच्छा कुछ भी हो सकता है तो फिर इक्विलेटरल ही ले लो, फिर तो क्या ही है। अच्छा अगर कुछ भी हो सकता है तो फिर ले ही लो इक्विलेटरल। इक्विलेटर से बेटा पता है 90 लेते पहले प्रॉब्लम में, फिर सुना था 90 से थोड़ा सा वो हो जाता, हाँ मतलब 90 से क्या रहता ना, ये √2 वाला हो जाता, मतलब ऐसा ले लो 90 ले लो। ले लो कुछ भी ले लो, मतलब वो कंसेप्ट उतना ही समझाना है, ठीक है जो माना है वो ले लो। कंसेप्चुअली एक बार सोचो कि क्या हो रहा होगा, मतलब 90 से सीधे √2 आ जाएगा ना, तो वो जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली लग जाएगा, नहीं तो तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ट्राई टू ओनली ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, कि कैसा दिख रहा होगा। जैसे पीछे वाले में करा था हमने, रेजिस्टेंसेस नहीं लगाई थी, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ तो पता लग जाएगा कि क्या है। Again I'm repeating, whenever you find a loop you can always think either d phi by dt or you can always think in terms of the rod। ये सोचने की कोशिश करो, पीछे भी ट्रायंगल ही था, एंगल से बहुत मेजर नहीं हो, केवल कैलकुलेशन है। पीछे भी ट्रायंगल था और यहाँ पर भी ट्रायंगल ही है, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट अंतर है दोनों में। पीछे हाँ नहीं बट एक और इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी कर रही है, बट वो तीनों साइड सिमेट्रिकल थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, यहाँ पर नहीं है ना, तो नहीं। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम अगर डायग्राम बना लोगे ना, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो हमने बनाया था, उससे पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है, मतलब वो गड़बड़ वही वाली। नहीं दिख रहे, दो आंसर तेरे सेम में दिख रहे हैं, है ना, और एक अलग है, वो एक बार दिखाना पड़ेगा, वो वैल्यू नहीं दिख रही, बट अगर वो मोस्टली सही होगा, अगर वो वेरी गुड, बट हाँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। चलो एक इसने बहुत से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ तो करना यही है, तो ये करना पड़ेगा। ओके चल, इसने पूरी कहानी सही बोल दी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी गड़बड़, हाँ बोल, वेरी गुड, तो ये आएगा एक आंसर, हाँ दो का सेम आएगा, ये आएगा, बट वो जीरो नहीं आएगा। अभी किसने जीरो, तूने लिखा है नहीं जीरो, तो अब उसका रीजन ये है कि हमारा बैटरी नहीं है, बट अगर रेजिस्टेंस है, लूप मिला तो करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट अगर जैसे ही फ्लो होगा तो I × R का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तूने करा बिल्कुल सही है, बट आइडिया क्या है, अच्छा जो इसने कहानी एक बार वापस से सुन लो। एक तरीका क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ,
डी फाई बाई डी टी। या फिर अगर मैं तुमसे बोलूं भाई अगर ये जो लाइन है इसमें नहीं आएगा, द रीजन इज, बता दे एक बार मोदी क्या है रीजन? perpendicular distance from the center is 0 of that rod. ओ ये रीजन नहीं है वैसे, ओके हाँ ई का डायरेक्शन ऐसा है ना, सब में टाइम सब में 90 डिग्री है। ए से सी या सी से ए की बात करूं तो इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो टेंजेंशियल होती है, यहां पर भी टेंजेंशियल, यहां पे भी टेंजेंशियल। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जैसे मैं चल रहा हूं अगर वो 90 डिग्री, ई डॉट डी आर इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन याद है, इफ यू विल मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल जीवन में कभी नहीं चेंज होता है। सेम कहानी अगर मैं सी से बी या बी से सी की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहाँ ऐसा, कहना से इस वाले में फिर से जीरो। तो प्रैक्टिकली हमारे पास केवल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस वाले सेटअप में, विच इज ए बी। और ए बी की जो फील्ड है वो हमने याद कर रखी है। क्या है वो ए बी की फील्ड? मतलब सॉरी हाफ ऑफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ पे जो बैटरी लग रही है, फिर से करंट ऐसे फ्लो करेगा तो हमारे पास जो बैटरी होगी वो ऐसी कुछ होगी। और उस ई की वैल्यू हमने अभी अभी याद करी है, वो है हाफ ऑफ दिस लेंथ रूट टू आर, क्या आर बाई रूट टू क्या है? अच्छा हाँ, तो आर बाई रूट टू इंटू डी बी बाई डी टी विच इज समथिंग लाइक दिस। ये गायब, तो यहां से आ रहा है हमारे पास फैक्टर आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। बट जो हमारे पास वो है रेजिस्टेंसेस, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये बैटरी बनी इस, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो प्रैक्टिकली जो ये ए बी सी है तो बैटरी तो है बट एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। तो सर्किट एक्चुअली ये हो गया है ए बी सी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम कि अगर हमारे पास इकलौती एक बैटरी है तो ये आया, करंट हम निकाल सकते हैं, यस प्रीटी मच। हमें ई पता है आर स्क्वायर बाई 2 ये अपॉन रेजिस्टेंस, ये आई। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसा है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अच्छा B और C, VB माइनस VC एंड B हायर होगा कंपेयर टू C इन द डायरेक्शन कम, ये वाले में VC माइनस VA ये दोनों सेम आएंगे, वो आएंगे I इंटू आर। बट A और B के अक्रॉस कैन आई से समथिंग लाइक अ डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी जैसा केस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, बोल दे ऐसे, बैटरी उल्टा बने हुआ है, करंट अंदर जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर है और वो बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो करंट जो फ्लो करेगा वो सर्किट में ऐसा करेगा ना, ऐसे फ्लो कराने के लिए, और वो केवल इसमें आएगा तो बैटरी। अच्छा एक मिनट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पर ये ई माइनस आई आर आएगा और बाकी इन दोनों की वैल्यू ई आर आएगी। यहाँ तक क्लियर है? इसी चीज को मैं उल्टा सोचता, मैं बोलता भाई ये तो लूप बना दिया आपने। अगर ये लूप बना दिया है तो इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसका डी फाई बाई डी टी ईएमएफ आएगा। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए वो ईएमएफ केवल इसमें आएगा, वो तुम्हें इसी लॉजिक से पता लगेगा। ये इनडायरेक्टली एक लूप ही तो है। अगर लूप है तो क्या हम नेट ईएमएफ निकाल सकते हैं डी फाई बाई डी टी से? बट वो नेट ईएमएफ इसी लॉजिक से पता लगेगा कि वो बैटरी यहां है। अब जैसे हमने पीछे वाले में क्या करा था, एक बार देख ध्यान से, कि हमने पीछे वाले में क्या बोला, हमने ये निकाला था ये, और मैंने बोला तीनों लोग आपस में बांट लेंगे। हाँ, तो भाई तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये था और हमने तीनों लोगों ने आपस में बांट लिया था क्योंकि इस सेंटर के रिस्पेक्ट में तीनों रॉड सिमेट्रिकल थी। यहाँ पे क्या हुआ, हम अगर डी फाई बाई डी टी निकाले तो उसमें जो तीनों आपस में नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमेशा टेंजेंशियल होती है और मैं चल रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। एबी पे तो अलग अलग ही अभी स्टार्ट करी स्टोरी, ऐसा फिर ऐसा ऐसा, तो कंपोनेंट वो स्टोरी स्टार्ट। अंदर जा रहा है ना, तो अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो सही तो है। करंट ऐसे है ना, पहला ही एग्जांपल यार सर। नहीं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। हाँ
सर ईएमएफ ए से बी के तरफ में है। अरे सर आपने एक दो प्रॉब्लम पहले नहीं नहीं एक मिनट कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ ए से बी के तरफ में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी के तरफ। मैं तो ये बैटरी का साइन करंट का साइन बना रहा हूँ तो वो ई माइनस आई आर है ना। अरे बैटरी उल्टी लगाई है सर आपने। अगर मैंने उल्टा लगाया तो करंट उल्टा फ्लो करेगा ना। नहीं करंट वैसे ही फ्लो करेगा लेकिन बैटरी उल्टा तुम बोल रहे हो ये हाँ अगर ऐसे करा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना। अगर इसको देखो तो फ्लक्स अंदर वाला बढ़ रहा है तो पहले के एग्जांपल में आपने क्यों ऐसा तो वही मैं बता रहा हूँ कि वहां पर हमने पोटेंशियल है हमने ई का जो एक मिनट किस में ये यहाँ पे भी यही लिखा होगा तो यहाँ उल्टा बना दिया है यार। अबे ये उल्टा बना दिया है यार। नहीं एक मिनट क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपने गलती करा होगी ना बिकॉज़ ऐसे होएगा तो फिर हाँ सही किया सर फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे करेगा ना फर्स्ट एंटी क्वेश्चन क्लोज लूप नहीं था इसलिए सेम लॉजिक इधर लगाई है बट इधर क्लोज लूप है तो गड़बड़ हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बस लाइन लिया था ना हमने हाँ उसमें हमने लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रहा है मेजरली इसलिए हमने बैटरी वैसे इसलिए वी ए विल बी ग्रेटर करेक्ट करेक्ट बट ये वाले में क्लोज लूप है तो भी हम लोग ने सेम ही लॉजिक लगाई। नहीं नहीं वी इज ग्रेटर राइट। हाँ ये वाले में हाँ ओके क्या गड़बड़ हुआ ये। इसमें भी एग्जैक्ट सेम लॉजिक लगाई है एक लाइन के लिए वीबी से वीसी में सेम लॉजिक लगाई है हाँ और उससे उल्टा आ रहा है क्लोज लूप के उल्टा आ रहा है। ये हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है मैं समझ गया सर। जब एक कंडक्टर था रॉड था हाँ ठीक है तभी नहीं। VA माइनस VB में VA बढ़ा ठीक है हाँ फेयर इनफ। इसलिए बैटरी का पॉजिटिव वाला हमने वहाँ पे चिपका। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक प्रॉपर लूप है ट्रायंगल है ठीक है तो टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड हाँ, sorry. को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा हाँ. टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड हाँ. इसलिए आपने वहाँ पे यहाँ पे गलती कर दी थी हमने कंडक्टर वाला लॉजिक लगा दिया पर वो गलत है। हाँ क्योंकि करंट भी फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस भी है वो वाली लूप वाली कहानी है ना। नहीं लेकिन ये गड़बड़ हुआ एक सेकंड कुछ हमें गड़बड़ कर देंगे एक सेकंड। सर हमने उसको तीन अलग अलग रॉड्स जैसे ट्रीट किया। हाँ जैसे ये वाले प्रॉब्लम में हाँ इसमें भी हमने है ना तीन अलग-अलग rods- इस वाले में 0 अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो बैटरी बन रही है ये वाली। इसमें सीधा लूप से ट्रीट किया हम लोग रॉड से ट्रीट कर रहे हैं आप सही थे। हाँ हाँ एक मिनट इसलिए हमें एक मिनट तो हमने जब हमने हाँ क्योंकि हमने वो करंट वाला पोटेंशियल डिफरेंस काउंट नहीं कर रहे थे। हाँ ठीक है सही है ना क्योंकि वो लूप बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन से हमारी बैटरी की डायरेक्शन आई और वो वाली कहानी हुई राइट। अब ये जो दो प्रॉब्लम है यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम्स में जो हमारा ट्रायंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। जो ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ इसमें अब मैं यहाँ ट्रायंगल भी चेंज कर रहा हूँ करंट के हाँ मतलब वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्योंकि दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो वो हमारे पास तो करंट हमारा जा रहा है बट वहाँ पे अब रेजिस्टेंस भी आ गई और रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप भी होता है वो IR का एक ड्रॉप एक्स्ट्रा है ना वो। तो बैटरी और रेजिस्टेंस का ड्रॉप मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना। वहाँ पर तो केवल एक कंडक्टर ही है वहाँ पे करंट हम फ्लो ही नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक अ ओपन सर्किट जस्ट अ सिंपल ओपन एंडेड बैटरी। ये यहाँ पे क्या गया लूप बन गया है तो वो IR वाली चीज़ें भी आ गई हैं। ओके नहीं वेट हाँ एक मिनट अब सवाल अच्छा वो वाले जो आर्टिस्ट होते हैं ना जो पत्थर वाले है ना ऐसे देखे उन्होंने ऐसे वर्कशॉप होती है यहाँ पे वो सिखाते हैं कि ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन रखते हुए हाउ टू बैलेंस। बड़े आगे
बोलूं? ओके, सो सवाल है कि अब हम ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वापस से अंदर और बढ़ रही है सेम रेट से। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं कुछ ऐसा, ठीक है, जो कि उसका कुछ पोर्शन बाहर भी है। तो एक काम करते हैं, इसका सेंटर ये, इसकी रेडियस ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस को डबल ले रहे हैं। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 2r है। इस वाले एरिया में पूछा, फिर से सेम कहानी, सबकी रेजिस्टेंसेस फिर से आ रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबकी रेजिस्टेंसेस आर ओम, एवरी ए बी सी, सेम चीज वापस से रिपीट करनी है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बी सी वी ए बी। ओनली डिफरेंसेस क्या बता रहा हूं, केवल इतने पोर्शन, फिर से सिलेंड्रिकल वर्ड यूज किया हुआ कि एक सिलेंड्रिकल रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद दिस फंक्शन, अंदर की तरफ है, और एक ट्रायंगल जो है सेंटर को कंसिस्ट करता हुआ और डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, कुछ ऐसा वाला प्लेस है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज गिवन एज सेम। इज आर ओम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरीथिंग। पीछे वाले अभी तक जितने प्रॉब्लम थोड़ा ही सा चेंज किया, थोड़े पीछे वाले सारे प्रॉब्लम्स में ट्रायंगल उसके अंदर वाला पार्ट था, यहाँ पे ट्रायंगल का कुछ पोर्शन अंदर है, कुछ बाहर है। हाउ टू यूटिलाइज, सोचने में पहला थॉट अजीब सा है, बाकी कहानी वही है। लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लूप के अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। यस, दोनों चीज़ों को मिक्स करके सोचोगे तो समझ में आता है, नहीं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है प्रॉब्लम। मिक्स एज इन कि लूप भी दिख रहा है, तो d∅/dt भी हो सकता है, एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है कुछ, मतलब सोचने का हाउ यू वांट टू थिंक, ये तुम्हें अब सोचना है कि क्या होगा। नो अच्छा, तो अब ये ध्यान देना कि भाई सबकी रेजिस्टेंसेस दी गई है ना, तो वो रेजिस्टेंसेस वाली चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा। मतलब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। ट्राई टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तभी वो पता लगेगा। दो फैक्टर एक बार, मतलब सबका आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है, वही गड़बड़ है। तो एक्चुअली फिर से पुरानी वाली कहानी है। आई थिंक 2 फैक्टर सही आ रहे हैं, तीसरा फैक्टर में फैक्टर क्या है, 2 सेम लिखे हैं तूने, राइट? तीसरा भी सेम लिखा है, सबसे ऊपर वाला, उसमें फैक्टर क्या है, मतलब कैंसिल करके बोलेगी ना। हाँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं गलत सुन रहा हूँ। ओके, सही है, वेरी गुड। अच्छा सुन लो, कुछ है नहीं, वो पहली बार में अब नहीं, जब तक इक्विवेलेंट डायग्राम। अच्छा, तो ए बी में भी रेजिस्टेंस है वैसे तो, बट तूने जो अभी जो निकाला है ये, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वो केवल सर्कल वाले पार्ट में है, बाहर 0 गिवन है ना, केवल इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी तूने जो फॉर्मूला लगाया है वो कब वैलिड है ना, जब वो पूरे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड ना, वही दोनों को सोच निकाल, मतलब लगा कुछ भी सकते हो, बट व्हाट इज इजियर फॉर यू उसको, लेकिन फिर यस, तो फिर उसको उससे रिलेट करो। एग्जैक्टली तो 2 चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी अब यहाँ पर। तो नहीं
अभी तो तूने मुझे लगता है यही गड़बड़ लिख दिया भाई। ये जो d5/dt में एरिया होता है, एरिया किसका एरिया होता है? वो ट्रायंगल का एरिया होता है या फिर किस चीज़ का एरिया होता है? वेरी गुड, थोड़ा सा डायमेंशनली गलत कर दिया, बट ये कौन सा है? ए बी बी सी सी ए में क्या है? दो तेरे बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही। वेरी गुड यार। अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम की बैटरी कैसी दिख रही होगी, कैसी रेजिस्टेंसेस होंगी, कहाँ होंगी। तो हाँ मैं वो समझ गया, बट अभी आंसर गलत है। नहीं सब नहीं आएगा। हाँ वो आर में समझ गया, मैं तो फैक्टर चेक कर रहा था, वो फैक्टर कर। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, माइनस आई आर थोड़ा आएगा आंसर में, मतलब यूल हैव टू रिप्लेस। आंसर में आई नहीं हो सकता ना। हाँ बनाओ, लेकिन बनाओ तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट डायग्राम जब तक नहीं बनेगा तब तक, क्योंकि पीछे वाले केस में भी तो देखो ध्यान से यही हो रहा था। अगर मैंने ये नहीं बनाया है ये वाला, तो मैं बताएं तो ऐसा लगता है अरे सर वो आ नहीं रहा, इसको जीरो बोल देते हैं। भाई लूप मिला है, करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास रेजिस्टेंस है, तो IR का ड्रॉप तो होगा ही होगा। दो ही चीजें हैं, बैटरी कहां पर बनाओ, उसके बाद वाली कहानी बस रिप्लेस करनी है केवल। तूने मुझे लग रहा है फिर से d/dt गड़बड़ कर रहा है। d/dt में जो टर्म आता है यहाँ, सॉरी d∅/dt में, फाई इज द जहां जहां से फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स क्या पूरे ट्रायंगल से पास हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है वो, ये पूरा एरिया होगा ना। इट्स लाइक अ क्या बोलते हैं, सेक्टर, सेक्टर का एरिया होगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग इज राइट, ये सही है, अब ये गलत है। लेकिन बैटरी बनी अगर यार दो फैक्टर 1/6 नो। अच्छा हमें ई नहीं पूछा गया है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। समझ रही ना, यहाँ पे हमने क्या बोला है, जैसे यहाँ पर ई की वैल्यू आई थी, कुछ जो भी आई थी, ये आई थी, हमें ई नहीं पूछा था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। वो कैसे पता लगा? बैटरी बनी, कुछ रेजिस्टेंसेस थे, इसलिए हमारे पास करंट आया, करंट के बाद फिर हमने IR करा या E-IR करा, है ना। तो वहां पर ई नहीं पूछा गया। तो ऐसे ही तुम करना यही है। यहां पे सोचो इसका डायग्राम, वेरी गुड, ये सब सही। एक तो काटो, अगर वो कट रहा है 2/3 1/9, ओके फेयर है ना, अब सब सही। वेरी गुड यार, काफी लोगों का आ गया कि मैं तो इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग। वेरी गुड, अब सही है। दो तेरे से, अच्छा हाँ मतलब इसमें कुछ छोटा सा गड़बड़ है, क्योंकि तूने एक जीरो बोला और दो सेम बोले हैं। दो सेम आएंगे बट वो फैक्टर नहीं आ रहा है, मतलब ओके। एक बार क्विकली, क्या हमारा जो फ्लक्स है, एक तो इस पोर्शन से हो रहा है ना केवल, तो फ्लक्स पहले ये देख ले, नेट EMF कितना आ रहा है भाई, d∅/dt, तो फाई निकाल लेते हैं। फाई क्या होता है? B × एरिया। प्लीज यहाँ पे एरिया लूप का नहीं है, लूप का वो वाले पोर्शन का है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। स्टार्टिंग में बहुत बार बताया है। तो B × एरिया किसका? ओनली ये वाला एरिया, सेक्टर का एरिया। ये होता है ½ r² थीटा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 है, तो ½ r² थीटा पता ही है, मतलब जिन लोगों का आ गया है, ½ r² थीटा। थीटा का काम करेगा π/3, है ना, पक्का। B को चिपका दो यहाँ पे और d∅/dt कर दो, तो हमारे पास एटलीस्ट एक काम हो गया EMF का। ½ r² π/3 dB/dt का काम कर रहा है अल्फा। अब सवाल ये, भाई ये बैटरी बनाए कहाँ? करंट सब पता लग गया, अंदर जाने वाला फ्लक्स वो हो रहा है, तो करंट लूप हमारा ये है। लूप हो, सर्कल तो केवल एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, यहाँ पे कोई वायर आयर नहीं है, लूप यही है। इसके इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रही है, तो करंट तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना है। बट सवाल है इसकी, भाई वो बैटरी बनाए कहाँ? इवेंचुअली हमें तीनों की रेजिस्टेंसेस तो पता है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, बट बैटरी कहाँ बनेगी? तो ये सवाल का आंसर है यहाँ पर। फिर से कहना है, ये तो वही है, फिर से पुरानी कहानी, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे यहाँ होगी, तो इसमें
कोई बैटरी नहीं आएगी, सो इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, तो पूरी पूरी बैटरी आएगी केवल नीचे। तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा ये आर ई आर आर। अब वो पुराना वाला प्रॉब्लम बन गया जो भी ABC बोला गया है, ये A, ये B, ये C। EMF आ गया है, अपॉन 3R करेंगे तो करंट आएगा, दिस अपॉन 3R, तो 1/18, ये 6 है, 1/18, तो R स्क्वायर आएगा पाई R स्क्वायर अल्फा बाई 18 छोटू r। ये हमारे पास करंट आया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR, इसके अक्रॉस IR होगा और इसमें E माइनस IR होगा। तो दो फैक्टर आते हैं 1/18 के और एक फैक्टर आता है 1/9 E माइनस IR, है ना, दिस माइनस दिस वाला जो भी फैक्टर आएगा 1/6 माइनस 1/18, 6 माइनस 18 1/9। ओके हाँ, तो अभी पुरानी वाली चीज एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अभी यहाँ पे ट्रायंगल था, बट ट्रायंगल का पूरा सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था, उसका केवल इतना सा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। तो हमने क्या बोला कि उस पोर्शन में जितना एरिया चेंज जितना फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है वो EMF देगा। तो मैंने बोला पहले भाई फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो ये सेक्टर का एरिया इंटू बी, सेक्टर का एरिया हाफ R स्क्वायर इंटू थीटा इंटू बी, ये फ्लक्स आया, d∅dt करा तो ये EMF आया इन द कंप्लीट ट्रायंगल। ट्रायंगल के आइडियली 3 साइड थे, ये और ये, बट कहाँ पर वो EMF बैटरी लगेगी वो हमने क्या बोला, फिर से वही प्रॉब्लम, ये वाला जो पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है कहना से वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, वो इक्विपोटेंशियल वाला लॉजिक बोल दो, या E के परपेंडिकुलर मूव करने में देयर नेवर बी अ पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 0, इसमें 0, तो जो बैटरी लगी वो पूरी पूरी इज्जत से लगी यहाँ पर, वो बैटरी इंटू वो कर दिया है। पक्का श्योर? बढ़े आगे? हाँ, इसको वो E out वाले मेथड से कर सकते हैं क्या? E out पता है, मतलब वो R square by 2R, R स्क्वायर बाई 2, क्योंकि तो बाकी zero, बाकी दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर है इसलिए। फिर वही तकलीफ बस ये है कि वो फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो हाँ कर तो सकते ही हो, बट वो फालतू की मेहनत। हाँ, मतलब लॉजिकली तो काम करेगा ही, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जो हमने करा था ना अभी ये काम, x ये dx और उसको इंटीग्रेट करोगे, फाइनली सॉल्व करके यही नंबर आना चाहिए। हाँ आएगा, वो बाहर वाला R स्क्वायर बाई 2R इंटू dv/dt वाले फॉर्मूले से। यस श्योर? पक्का यार? अब दो चीज़ें हैं यार, अब या तो हम AC स्टार्ट कर सकते हैं, एक मॉड्यूल, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मॉड्यूल में यार LC ऑसिलेशन EMI में दिया है या AC में? EMI में दिया है, और ट्रांसफार्मर किस में दिया है? तो ये दो चीज़ें कहीं पे भी पढ़ लो एक ही बात होती है, वो AC में दिया है, LC ऑसिलेशन, एंड ट्रांसफार्मर, अच्छा वो भी इसमें ही है थोड़ा सा यार, लेकिन उसको समझाने के लिए थोड़ा सा तो वो लगेगा AC मीन्स, तो LC ऑसिलेशन कर सकते हैं या फिर हम AC कर सकते हैं, बट इसके प्रॉब्लम्स फिर वापस इसमें दो प्रॉब्लम दी। अरे मतलब एक ही बात है, करना तो है ही। LC ऑसिलेशन में AC की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, कर ले पहले LC ऑसिलेशन ही कर ले, क्या खत्म हो जाएगा, मतलब इसका ये कहानी खत्म। पहले LC ऑसिलेशन कर लेते हैं क्योंकि इसमें दे दिया है। ओके सो राइट डाउन LC ऑसिलेशन, एक पोर्शन है, छोटा सा पार्ट है, वो खत्म कर लेते हैं। तुम लोगों को मॉड्यूल में है का प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? फिर सो सकते हो थोड़ी देर फिर तुम यार, पता नहीं है, नहीं होगा यार, बहुत छोटा सा पार्ट है, ऐसा मुश्किल पार्ट नहीं है, होना चाहिए यार। खाली बैठे क्या करोगे? ओके तो अच्छा, एक पहले इंपॉर्टेंट चीज़ प्लीज़, EMI अगेन बहुत सारे पार्ट हैं, LR सर्किट ये वाले जो पार्ट हैं, ट्राई कंप्लीटिंग कोई एक कोई बुक कर लेना, एटलीस्ट लेवल 1 ख़त्म कर लेना, क्योंकि LR सर्किट टाइप के प्रॉब्लम्स, जो RC और LR टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत है ना, और वो सिमिलर टाइप की चीज़ें, मॉड्यूल तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, बट बाकी चीज़ें भी थोड़ा सा कर लेना एक बार एक्स्ट्रा। ओके LC ऑसिलेशन, यार दोनों चीज़ों का ध्यान दो, जब हमने RC पढ़ा, LR पढ़ा, वहाँ पे रेजिस्टर जो एक चीज़ होती थी जो एनर्जी डिसिपेट करती थी, जैसे ही उससे करंट फ्लो होता था रेजिस्टर के थ्रू, तो जो एनर्जी रेजिस्टर के पास जो एनर्जी कैपेसिटर के पास होती थी या इंडक्टर के पास, LR सर्किट या जो हमने
RC सर्किट पढ़ा है, वो एनर्जी रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट होती जाती थी एंड इवेंचुअली कैपेसिटर में भी चार्ज जीरो हो जाता था, सॉरी जब डेसिपेशन वाला पार्ट था। यहाँ पर यार L और C दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं। अच्छा, ये अगेन हाइपोथेटिकल कहानी है थोड़ी सी, क्योंकि जब हम कनेक्ट करेंगे उसमें रेजिस्टर आएगा, बट लेकिन हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं, हम आइडियल सिचुएशन में बोल रहे हैं कि केवल एक L है और एक R है, यही दो चीज़ें हैं, L है और एक C है। तो अब यार दोनों चीज़ें, सिंस इट इज़ अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड है ऑसिलेशन, कि काइंड ऑफ एनर्जी, चार्ज, करंट, ये सब ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो मतलब अच्छा, पहले कोई भी चीज़ अगर एक दोनों के पास एनर्जी नहीं है तो सवाल का कोई पॉइंट नहीं है, क्या चीज़ ऑसिलेट करेगी। तो इसमें कोई एक चीज़ को अभी हम स्टार्ट करने के लिए मान ले रहे हैं कि सपोज हमने किसी कैपेसिटर को चार्ज करा प्लस Q0 माइनस Q0 से, उसको उस बैटरी से हटा दिया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। इसको अब हमने एक इंडक्टर से t = 0 पर हमने इसको कनेक्ट करा, ठीक है। तो पहले सेटअप समझना कि क्या है। हमें प्रॉब्लम में गिवन है t = 0 पर सर्किट में करंट गायब है और कैपेसिटर हमारा चार्ज है Q0 अमाउंट से एंड देयर इज नो करंट। जब हमारे पास ये होता था प्लस Q माइनस Q होता था, हम बोलते थे यार इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दो, इस कैपेसिटर को मौका मिलता था सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा प्लस Q खट से यहाँ जाके वो कर देता था और कैपेसिटर की सारी एनर्जी गायब हो जाती थी, यही बोलते थे। या इवन अगर रेजिस्टर होता था तो हम बोलते थे यार ये अपनी एनर्जी डिसिपेट करके ये स्टेबल स्टेट में आना चाह रहा है। यहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ, क्या हुआ, इसको जैसे ये बंद हुआ, इसको मौका मिला कि भाई अपना प्लस Q इस माइनस Q को न्यूट्रलाइज करे, बट उस प्रोसेस में इसने क्या किया, इसने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, इंडक्टर आया भी हो, मतलब तो जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज का रेट ऑफ चेंज जितनी तेजी से या जितने धीमे से, कहना है उसका एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्या करेगा आप समझना ध्यान से। इसके पास एनर्जी कितनी है, Q0² 2C आया, करंट आया। अब इसने क्या बोला, भाई मुझे अपनी एनर्जी, मतलब इससे चार्ज निकला, कुछ चार्ज यहाँ पे कम हुआ, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ करंट फ्लो होने लगा सर्किट में, जिसका रेट ऑफ चेंज जो है हमारे पास, कहना से वो -dQ/dt वो सब होगा। जैसे ऐसे गया, कहने से कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेगा जहां पर ये पूरा जीरो हो गया। बट क्या हुआ, अब क्योंकि कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई उस टाइम पर, यहां पे हमारे पास सर्किट में करंट हो गया मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि सारी एनर्जी जो थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो थी वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, विच इज हाफ Li²। इस पर अभी मैं आ रहा हूं। हमने क्या बोला है, इंडक्टर जो है ना, कभी भी इंडक्टर में सडनली करंट चेंज नहीं होता है, याद आया, phi = Li। अगर L कांस्टेंट है, जो कि इस केस में है, करंट थ्रू द इंडक्टर कैन नॉट चेंज सडनली, वो इज्जत से जाएगा। जैसे मैं इस सिचुएशन पे पहुंचा, अब एकदम से ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गायब हो जाए। अब ये जा रहा था, अगर कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, अब उस पर ये I0 करंट अंदर घुस रहा है, अगर I0 करंट अंदर घुस रहा है तो कहने से यहाँ प्लस चार्ज आना स्टार्ट होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आना स्टार्ट हुआ, जो कि कैपेसिटर को नहीं अच्छा लग रहा है। बट क्योंकि इंडक्टर में करंट चेंज नहीं हो सकता है सडनली, वो इसमें अंदर घुसता जाएगा। फिर से किसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे प्लस Q आएगा। अच्छा, जब भी मैं छोटू Q लिख रहा हूँ, ये जनरल टाइम के लिए लिख रहा हूँ। जब मैं Q0 लिख रहा हूँ तो मैक्सिमम के लिए, I0 लिख रहा हूँ तो मैक्सिमम के लिए, जब I लिख रहा हूँ तो किसी जनरल के लिए, ठीक है। प्लस Q आया, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे अपने आप माइनस Q आएगा, वो तो सर्किट को कंप्लीट करना ही है, ये होगा। अब ये फिर से कोई करंट जनरल टाइम पर है, फिर से जाता जा रहा है। इंडक्टर भी तो यही चाह रहा है भाई, हर चीज़ अपनी आपको मिनिमाइज करना है। फिर से सारा का सारा जितनी एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी, कहना है से ये, अब यहाँ पे करंट जो आ रहा था ये मैक्सिमम था इधर पे, अब करंट धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा कि भाई उसने बोला यार मुझे अपने आप में एनर्जी नहीं लग रही है अच्छी, तो कहना से वो सारी एनर्जी फिर से इसको दे देगा। तो अब कहना से कि रिवर्स हो गया कहानी, फिर से यहाँ पे पहुंच गए उस इंस्टेंट पे जब इसके पास चार्ज मैक्सिमम हुआ, फिर से करंट उस इंस्टेंट पे हो गया 0, तो इस जगह पे फिर से करंट हुआ 0। फिर से उसने बोला अरे भाई फिर से I0 मुझे नहीं अच्छा लग रहा, फिर से उसको उल्टा रास्ता मिला। समझ में आ रहा टाइम पास क्या हो रहा है, और वो क्यों ऑसिलेशन नाम दिया गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, आ रहा हूँ मैथ्स पे आ रहा हूँ। अब इसके बाद कहने से वापस से उल्टा कहानी, फिर से एक इंस्टेंट अगला वाला आएगा, मैं बीच का एक स्टेप खा रहा हूँ, एक इंस्टेंट वापस आएगा, ये 0 और करंट हमारा उल्टे डायरेक्शन में I0 पहुंच चुका है,
उल्टे डायरेक्शन में। पर ये जब आई हाँ बोल बोल बोल। के अंदर जाता है और वहाँ पे चार्ज जीरो हो जाता है तो इंडक्टर मैक्सिमम टाइम पे इंडक्टर वापस एनर्जी छोड़ना चालू कर देता है। मतलब इंडक्टर के पास जो एनर्जी आई है, इस यहाँ की बात कर रहा है तू, नहीं कि यहाँ की, मतलब वहां से हम चार्ज चला गया, सब चार्ज इसके पास आ गया तो यहाँ पे आ गया। तो अभी यहाँ पे आ रहा है, इंडक्टर में करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता कि ये आई नॉट की वैल्यू एकदम से गायब हो जाए, है ना। इंडक्टर में करंट इन द इंडक्टर कैन नॉट, अगर इसमें करंट आई नॉट जा रहा है, यहाँ पे जीरो हो गया है, तो कैपेसिटर में अगर करंट अंदर घुस रहा है तो कहने से वापस वो चार्जिंग टाइप का हो गया। यहाँ पहुंचे, एक और चीज बनानी है इसके बाद, यहाँ पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, इसके बाद अब क्या होगा, हाँ तो अभी करंट ऐसे हो रहा है, ये वाला कहने से यहाँ पे फिर से आई नॉट होना स्टार्ट, मतलब इस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। कहने से हम पहली स्टेज पे आ गए, मतलब इवेंचुअली बीच में धीरे धीरे होगा ये सब कार्यक्रम, बट कहने से हम यहाँ पे वापस पहुँच गए। सर फुली चार्ज होता है फिर फुली डिस्चार्ज होता है, हाँ ऐसा नहीं कि बीच यस, नहीं बीच में मतलब वो धीरे धीरे हो रहा है। में धीरे धीरे हो रहा है, बट अभी आपने किया कि पहले क्यू प्लस क्यू बचा, हाँ वो जब तक जीरो नहीं पहुंचा तब तक वो देता रहेगा चार्ज, फिर जैसे ही वो जीरो पहुंचा तब वो वापस जाएगा। ऐसा नहीं होता ना कि वो क्यू पे पहुंचा फिर वापस उसका रिवर्स हो जाएगा करंट। उसका रिवर्स नहीं, करंट की डायरेक्शन इंडक्टर के थ्रू सडनली चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो प्रोसेस स्लो हो रहा है। जीरो होने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, आई नॉट से एकदम से उल्टा नहीं कर सकता है। अब ये हाँ वो मैथमेटिकली अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसका, नहीं अब ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो पहले अभी 4 स्टेप समझना ध्यान से कि क्या हुए, जो प्राइमरली बीच के t0 पे कहानी स्टार्ट हुई, इस ये जनरल टाइम है। एक स्टेप आया जहां पर कैपेसिटर के पास चार्ज जीरो हो गया, इंडक्टर के पास करंट मैक्सिमम हो गया। फिर ये वाले स्टेप को मिस कर रहा हूं, फिर क्या हुआ, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट में चेंज हो गया, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट में चेंज हो गया, और हमारे पास फिर से आ गया। फिर से उसकी अगली स्टेज क्या आई, फिर से चार्ज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया आई नॉट, फिर से अगली स्टेज क्या है, जो ओरिजिनल स्टेट है। तो ये 4 स्टेट है जहां पे यहां से यहां वन ऑफ द स्टेज, दूसरी स्टेज यहां से यहां सेकेंड, थर्ड स्टेज यहां से यहां, ये दिस इज माय थर्ड एंड दिस इज माय फोर्थ। ये 4 एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हैं, और ये जो यहां से घड़ी यहां से स्टार्ट हुई है और जब यहां पर पहुंच रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। एंड समहाउ ये SHM जैसा बिहेव करता है कि T/4 T/4 T/4, वो हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे, फिर इसको समझेंगे। पहले मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। जनरल टाइम पर ये डायग्राम था, राइट। तो यहाँ पर सर्किट की इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं, है कुछ नहीं, जस्ट ऑसिलेशन हो रहा है, वो टाइम पास है, वो एनर्जी इसको दे रहा है उसको दे रहा है, वो चलता है। यहाँ से स्टार्ट कर दे फट से, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए माइनस Q/C, यहाँ आए प्लस LdI/dt, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0। बट लेकिन यहाँ पर जो I है वो माइनस dQ/dt है, जो हमने इक्वेशन लिखी है, राइट। क्योंकि करंट समय, चार्ज समय के साथ कम हो, जल्दी से कुछ है नहीं, चार्ज समय के साथ कम हो रहा है, तो I इज इक्वल टू माइनस dQ/dt। इसको माइनस dQ/dt होगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिख गई जानी पहचानी इक्वेशन। इस I को रिप्लेस कर रहा हूँ तो एक माइनस आएगा और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो d², इसको L को डिवाइड भी कर रहा हूँ, दिख गया, हो गया, टाइम पास समझ में आ गया। कंपेयर इट, ओमेगा स्क्वायर लिख दूं डायरेक्टली, यहां तक सही। एक बार जब सुन लो उसके बाद लिखना। तो टाइम पीरियड आ रहा है जो अपने को याद रखना है, तो अगर मतलब कुछ भी एक याद रख लो, यहां तक सही। लास्ट चीज, तो Q एज अ फंक्शन ऑफ समय जो आ रहा है, कहने से ये साइन आएगा या कॉस आएगा, मतलब आइडियली इक्वेशन है sin ωt प्लस 5, बट यहाँ पे पता लग रहा है t0 पे हमारी जो चार्ज की इक्वेशन है वहाँ मैक्सिमम है, तो डायरेक्टली कॉस चिपका सकते हो, मतलब वो इसको करेंगे मैक्सिमम करेंगे। तो यहाँ पे अगली चीज जो याद रखनी है, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज Q0, आइडियली sin ωt प्लस 5 लिखना चाहिए, बट वो 0 पर वो मैक्सिमम हो रहा है तो सीधे कॉस लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ये आएगी इक्वेशन, ये याद रखनी है। एक तो पहली चीज, ये कब है, ये जनरलाइज इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टोरी स्टार्ट करी है यहाँ से। अगर मैं बोलता पहले इंडक्टर फुल्ली करंट उसमें मैक्सिमम है, तो चार्ज उस टाइम पर 0 हो रहा होता तो उल्टा बन जाता। मैं यहाँ पे कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज मान रहा हूँ, इसलिए ये इक्वेशन है। करंट निकालना है तो dQ/dt लिख दो,
मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बस दिखाने का पर्पज ये है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस आएगा बट वहां पे भी माइनस है, तो क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। बट ये जनरल है इक्वेशन, प्रोवाइडेड पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज और इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है। दूसरी चीज, तो इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। क्या कि अगर मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, बताओ उस चार्ज को अगर मैं बोलूं रिवर्स होने में कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां पहुंचने का जो समय होता है वो T/4 होता है, फिर यहां से यहां पहुंचने का जो समय है वो T/4 होता है, तो टोटल टाइम ये हुआ, ये 3T/4 होता है, और फिर वापस से हम सेम जगह पे पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी स्टोरी वापस से रिपीट होने लगती है। तो मैंने वो टाइम पास किया। एक लास्ट चीज़ और, ये आ गया, इसमें ये याद रखना है या ओमेगा याद रखना है, ये फंक्शन चेंज हो सकते हैं बट ये चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़ याद रखनी है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल ऑलवेज 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 बी कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होगी टोटल एनर्जी। तो अगर मैंने स्टोरी स्टार्ट करी थी Q0 से, तो मेरे पास T=0 पर एनर्जी कितनी है, इतनी। किसी जनरल समय पर उस पर अगर चार्ज Q हो गया और करंट I हो गया है, तो उसके पास एनर्जी दोनों पार्ट में डिवाइड हो गई है, विच इज Q²/2C। एंड लास्ट चीज, अगर हमारी सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई है इसमें 0 हो गई है, इसमें सारी एनर्जी, तो वो I अगर पूछे I0 मैक्सिमम कितना होगा, तो इसको बराबर कर दो। वो बोलेंगे कैपेसिटर पे चार्ज है 10 कूलम इनिशियली, जब 5 कूलम चार्ज हो जाएगा तो करंट कितना है, तो ये कर दो, है ना। समझ में आ गई सारी कहानी, कुछ और नहीं पूछेंगे इससे ज़्यादा। पक्का सब कुछ क्लियर है, पक्का। फिर से ऑसिलेशन सब लिख लो। ये जनरलाइज नहीं है, दिस वन इज नॉट जनरलाइज, बाकी सब जनरलाइज है, क्योंकि ये हमने इससे स्टार्ट करा है। अगर अच्छा एक मिनट अच्छा एक चीज मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा 0 से स्टार्ट करा है। अगर मैंने इसको T=0 बोला होता है ना, तो हमारा ये इक्वेशन यहाँ पे साइन हो जाता और यहाँ कॉस हो जाता, तो हमारा 0 ये होता, तो फिर ये T/4 होता। व्हाट कॉम्बिनेशन? अच्छा वो +5। अच्छा अगर ऐसा हो कि कैपेसिटर के पास भी कुछ एनर्जी और इंडक्टर, जो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, तो फिर वो Q0 sin ωt +5 होगा। फिर वो T=0 पर वो लिखना पड़ेगा कि Q0 है क्या है। हाँ जनरलाइज इक्वेशन ये है, बट यार नहीं प्रॉब्लम नहीं है ये, वो यार जितने मेजर प्रॉब्लम है उसमें यहीं से स्टार्ट होता है वैसे। बट ऐसा हो सकता है कि उल्टा स्टार्ट हो जाए, कि इंडक्टर के पास है तो वो तुम साइन कॉस तो तुम 0 से देख सकते हो, है ना। हाँ LC ऑसिलेशन का नाम ही वही है ना। LC ऑसिलेशन वर्ड ही वो बता रहा है कि उसमें R नहीं है। देखो इसमें R डालोगे तो डैम्पिंग हो जाता है। अगर तुमने यहाँ पे इसको चार्ज दिया, डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा कुछ ये करा ना, तो चार्ज जैसे अभी देखो यार, चार्ज की इक्वेशन जो है ये ऐसी है। अभी वो क्या है, इवेंचुअली ना अगर रेजिस्टर आया, करंट तो बार बार फ्लो कर ही रहा है, करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर के थ्रू, तो वो एनर्जी डिसिपेट करता जा रहा है, उसकी ओवरऑल सर्किट की एनर्जी कम होती जा रही है, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का पार्ट हो जाता है फिर। हाँ वहाँ पे आपने I=0 नहीं लिखा, कहाँ पे भी I0 नहीं होगा ना, जिस इंस्टेंट पे वो मैक्सिमम पहुंचेगा। ये देखो ये π/2 का फेज डिफरेंस है ना, तो जिस इंस्टेंट पे मैक्स चार्ज जब पहुंच जाता है तभी इन द कैपेसिटर उस इंस्टेंट पे यार। अच्छा एक चीज, एक वर्ड और सुनो, हमने क्या बोला, इंडक्टर में करंट सडनली चेंज नहीं होता ना। जब कैपेसिटर चार्ज था, इंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं, तो T0 पर जब हमने सर्किट बंद किया तो उस इंस्टेंट सडनली चेंज नहीं, बट धीरे धीरे तो हो ही रहा है ना। हाँ बोल क्या होगा, नहीं वो हाँ ये I0 है ना, ये तो दिख रहा है, साइन जब 1 होगा तो ये I0। हाँ ओके फेयर इनफ, वो तो डिफरेंशिएट करके पता लग रहा है ना। 2-3 प्रॉब्लम दी, एक बार मुझे मॉड्यूल दिखा दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। मैं इसके प्रॉब्लम नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही वाले प्रॉब्लम होंगे मैक्सिमम। हाँ नहीं अगर आगे भी आएंगे ना तो मैं वर्ड बता रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सेम होंगे। मैं रीड करके तुम एक बार नोट कर लो। अच्छा ये टर्म याद रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, या टाइम पीरियड एज, या अगर फ्रीक्वेंसी बोला गया है तो क्या होगा 2πf, नहीं
अगर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ किया यार, ये तो हाँ ओके। आई थिंक पता है एडवांस भी साथ में निपटा सकते हो अगर तुम चाहो तो। थोड़ा टाइम अगर एक्स्ट्रा होता है तो निपटा ये तो है 16 घंटे नींद पूरी करने के बाद। तो टेक्निकली देखा जाए तो क्यों टेक्निकली हाँ बोल। हाँ बोल। इंडक्टर में भी चार्ज डिफरेंस। इंडक्टर में चार्ज कहाँ से आ गया? नहीं है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को ही करंट बोल रहे हैं, बट लेकिन नहीं, आई एम नॉट गेटिंग। हाँ ओके ओके ओके। नहीं, रेजिस्टर में प्लस आई माइनस आई नहीं बोलते ना, तो इंडक्टर में हम रेजिस्टर में क्या बोलते हैं, ये हायर है और ये लोअर है, राइट। हम ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे प्लस आई है और माइनस आई है, क्योंकि कैपेसिटर में ओवरऑल चार्ज जीरो होता है ना। रेजिस्टर में हम ये बोलते हैं कि अच्छा करंट अगर ऐसे फ्लो रहा है तो ये हायर होगा कंपेयर टू ये। ऐसे ही इंडक्टर में हम बस केवल ये बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, di/dt पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम ये बोलेंगे कि ए हायर होगा या बी, बस। हाँ, इंडक्टर को हम चार्ज से रिलेट नहीं करते हैं। ये वाला हाँ, सेकेंड एंड फोर्थ, हाँ डायरेक्शन चेंज हो गई करंट की। नहीं हुई है, हाँ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे पहले माइनस क्यू था, अच्छा ऐसे मत समझ, ये था, इसको रास्ता मिला तो ये डिस्चार्ज होने लगा, वो समझा, तो यहाँ पे प्लस क्यू ही रहा, यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, यस, क्योंकि ये आया, अभी इस पे चार्ज जीरो हो गया था, बट इंडक्टर में करंट एंटी क्लॉकवाइज था, करंट इंडक्टर में सडनली चेंज नहीं होता है, तो वो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। तो अगर किसी न्यूट्रल प्लेट पर कैपेसिटर की अगर करंट किसी प्लेट पे अंदर घुस रहा है तो वो चार्ज होता है, तो इस पे न्यूट्रल हो चुका है, अभी इस पे करंट, क्योंकि वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, एकदम से डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे घुस ही रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव है। अगर ये न्यूट्रल प्लेट है, किससे प्लस क्यू ज्यादा हो जाएगा? नहीं, प्लस क्यू क्यू नॉट में कन्वर्ट, प्लस क्यू पूरे चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और फिर उसको पता लगा, अब यहाँ पे चार्ज करंट जीरो हो गया इस इंस्टेंट पे, उसको पता लगा अरे यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू नॉट है, इसके पास माइनस क्यू नॉट है, रास्ता मिला है उल्टा, तो फिर से वो डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा कैपेसिटर, बट उस कंटिन्यूसली कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। प्रैक्टिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि कोई रेजिस्टर नहीं है, तो कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं है। और एक फंडामेंटल चीज़ क्या है कि हर चीज़ स्टेबल होने के लिए एनर्जी मिनिमाइज करना चाह रही है। बार बार कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को देना चाह रहा है, इंडक्टर के पास आ रही है, इंडक्टर बोल रहा है कैपेसिटर तुम ले लो। इस कंटिन्यूस प्रोसेस में वो हमारे पास ऑसिलेशन होता जा रहा है, सो एनर्जी इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑसिलेशन है ना, कहीं होता होगा यूएलसी ऑसिलेशन, मतलब नहीं मतलब होता होगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ, हाँ, इसीलिए ऑसिलेशन है वो। देखो इसमें एक चीज़ और होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कि रियलिटी में ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर तुमने वायर से कनेक्ट करा तो वायर की रेजिस्टेंस होगी, तो एनर्जी रेजिस्टर के थ्रू डेसिपेट होगी, तो ओवरऑल एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो इवेंचुअली इट विल डाई आउट। तो वो जो डाई आउट वाली कहानी है ना, वो तो ये डैम्ड ऑसिलेशन, जैसे एसएचएम में भी हम वर्ड यूज करते हैं कि सिंपल पेंडुलम जीवन भर करता रहेगा, बट रियलिटी में नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एयर ड्रैग होता है या फ्रिक्शन होता है, जिस चक्कर में एनर्जी डेसिपेट होती है। तो वो हम अभी क्या बोलते हैं, आइडियल सिचुएशन है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी अ डैम्ड ऑसिलेशन, है ना। तो डैम्पिंग इज नॉट अ पार्ट, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट जो इक्वेशन है वो बहुत गंदी इक्वेशन है। बढ़े आगे।
यार अच्छा, तो अब एक मिनट, तो यार जो इसमें एलसी ऑसिलेशन है अगर वो मिक्स दिया हुआ है तो ये कुछ है नहीं, 2 एल दे दिए हैं, ठीक है, जिसका मतलब टाइम कांस्टेंट पूछ नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमें पता लग गया, ये है फॉर्मूला, है ना। तो अगर मुझे एल और सी अगर एक ही है तो यही है, ये क्या ही पूछेंगे। यहाँ पे क्या किया है, 2 सीरीज में लगा दिए विच इज 3L हो जाएगा, और एक C और 2C कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए, तो उनका जो भी पैरेलल 3C हो जाएगा, तो वट मतलब तो पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मतलब अगर आएगा कुछ, ये तो चलो मेंस वाले होंगे, आगे आगे देखोगे जब तुम एडवांस वाले तो कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, बट उसमें यही होगा, या तो इसका कुछ यूज केस होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, या ऐसा होगा कि पहले ये चार्ज किया गया है, किसी टाइम पर जब चार्ज इतना हो गया है तो बताओ करंट कितना होगा, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, या करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। सही है। अब एक काम करते हैं, एल इक्विवेलेंट मतलब, हाँ एल इक्विवेलेंट मतलब अगर मैंने एक एल एक 2L लगा दिया, जो ये प्रॉब्लम दिया, ये एक सी, कोई एनर्जी डेसिपेटिंग डिवाइस नहीं है, ये दोनों सीरीज 3L, ये दोनों पैरेलल 3C, तो यहाँ 3L डाल दो, यहाँ 3C डाल दो। मतलब अगर रेजिस्टर नहीं दिख रहा है और बैटरी नहीं दिख रहा है, केवल L और C दिख रहा है, तो इट इज ऑलवेज अ LC ऑसिलेशन। अब वो कॉम्बिनेशन हो सकता है छोटा मोटा कुछ, तो वो सीरीज पैरेलल का वो छोटा मोटा कॉम्बिनेशन होगा, उसको देख सकते हो। बढ़े आगे, पक्का। अब थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, क्या हम ट्रांसफार्मर